नेमेसिस वाचन सियोना का है। अध्याय 19। गुड बाय सरसेट। अगली सुबह गोल्डन बोर के सामने एक बस खड़ी थी। मिस मार्पल नीचे आ चुकी थी और अपने कुछ मित्रों से विदा ले रही थी। उन्होंने मिसेस राइजली पॉटर को गुस्से में पाया। आजकल की लड़कियां भी ना, मिसेस राइजली पॉटर बुनबुनाई, ना कोई ताकत, ना कोई सहने की शक्ति। मिस मार्पल ने जिज्ञासापूर्वक उनकी ओर देखा। जोआना की बात कर रही हो, मेरी भतीजी। ओह, क्या वो ठीक है? मिस मार्पल ने चिंतित होकर पूछा। कहती तो यही है, लेकिन मुझे तो कुछ खास दिख नहीं रहा। कहती है गला खराब है, बुखार जैसा लग रहा है, सब नखरे हैं। मेरा तो यही मानना है। ओह, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, मिस मार्पल ने कहा। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? कोई देखभाल की जरूरत हो तो? अगर मेरी मानो तो उसे अकेला ही छोड़ दो, मिसेस राइजली पॉटर बोली। मुझे तो लगता है सब बहाना है। मिस मार्पल ने फिर से जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। लड़कियां तो बस पागल हो जाती है, हर बार प्यार में पड़ जाती है। एमलीन प्राइस? मिस मार्पल ने पूछा। ओह, तो आपने भी नोटिस किया? हाँ, दोनों का तो हाल बेहाल है। मुझे तो लड़का जरा भी पसंद नहीं। लंबे बालों वाला छात्र, हर समय किसी डेमो में भाग लेता रहता है। अरे, पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं बोलते? मुझे तो ये छोटे छोटे शब्द खटकते हैं। और अब मैं क्या करूंगी? कोई सामान उठाने वाला नहीं, रखने वाला नहीं। मैं इस पूरी यात्रा का पैसा दे रही हूँ और कोई सेवा नहीं। मुझे तो लगा था जोआना आपकी खूब देखभाल कर रही है, मिस मार्पल ने कहा। अरे, वो तो पहले पहल था। अब तो लड़कियां ये नहीं समझती कि एक उम्र के बाद इंसान को थोड़ा सहारा चाहिए। और इन दोनों ने तो कुछ प्लान बना रखा है, किसी पहाड़ी या स्मारक तक पैदल जाने का। कुल 7-8 मील की दूरी है। पर अगर उसे गला खराब लग रहा है और बुखार भी है तो देखना, जैसे ही बस निकल जाएगी उसका गला ठीक और बुखार गायब, मिसेस राइजली पॉटर बोली। अब चलो, जाना है। अलविदा मिस मार्पल, अब से मिलकर अच्छा लगा। अफसोस है कि आप हमारे साथ नहीं चल रही। मुझे भी अफसोस है, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा। पर सच कहूं तो मैं अब इतनी जवान और चुस्त नहीं हूं जितनी आप हैं। इन बीते दिनों के झटकों और तनाव के बाद मुझे कम से कम 24 घंटे की पूरी नींद चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि फिर से मुलाकात होगी। दोनों ने हाथ मिलाया और मिसेस राइजली पॉटर बस में चढ़ गई। मिस मार्पल के कंधे के पीछे से आवाज आई, बॉन वयोग, और छुटकारा मिला। उन्होंने मुड़कर देखा। एमलीन प्राइस खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये टिप्पणी मिसेस राइजली पॉटर के लिए थी? मिस मार्पल ने पूछा। और किसके लिए हो सकती है? उसने हंसते हुए कहा। सुना है जोआना आज थोड़ी बीमार है। जैसे ही वो बस रवाना होगी वो एकदम ठीक हो जाएगी। एमलिन प्राइस ने फिर मुस्कुराकर कहा। अच्छा, तो तुम कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जोआना अब उस आंटी से तंग आ चुकी है जो हर वक्त उसे हुक्म देती रहती है। तो आप भी बस के साथ नहीं जा रहे? नहीं, मैं यहाँ कुछ और दिन रुक रहा हूँ। थोड़ा घूमूंगा, इधर उधर जाऊंगा, कुछ छोटी यात्राएं करूंगा। मिस मार्पल, आप इतनी नाराज क्यों लग रही है? आप वाकई इतनी नाराज है भी या बस दिखा रही है? अच्छा, मिस मार्पल ने कहा, ऐसी बातें मैंने अपने जमाने में भी देखी है। बहाने शायद अलग होते थे और हमें उतनी आजादी नहीं मिलती थी जितनी आजकल के लोगों को मिलती है। तभी कर्नल और मिसेस वॉकर पास आए और मिस मार्पल ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कर्नल बोले। और आपके साथ जो बागबानी की बातें हुई वे भी बहुत मजेदार थी। परसों का दिन तो शायद बहुत खास होगा, अगर और कुछ न हुआ तो। पर ये जो दुर्घटना हुई है वह बहुत दुखद है। मेरा तो मानना है कि ये बस एक हादसा था। मुझे लगता है कॉरोनर ने शायद इस मामले में कुछ ज्यादा ही गंभीरता दिखा दी है। पर यह अजीब नहीं लगता
मिस मार्पल ने कहा, अगर कोई ऊपर चट्टानों और पत्थरों के पास था और उन्होंने कुछ भी देखा या किया हो, तो अब तक सामने आना चाहिए था, क्योंकि उन्हें डर है कि दोष उन्हीं पर आएगा। कर्नल वॉकर बोले, इसलिए सब चुप ही रहना चाहते हैं। अच्छा, अलविदा। मैं आपको मैंगोलिया और महोनिया का कटिंग भेज दूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो आपके यहाँ उतना अच्छा बढ़ेगा या नहीं। वे दोनों भी बस में सवार हो गए। मिस मार्पल ने मुड़कर देखा। प्रोफेसर वॉनस्टेड बस को जाते हुए हाथ हिलाकर विदा दे रहे थे। मिसेस सैनबॉर्न बाहर आई, मिस मार्पल से अलविदा कहा और बस में बैठ गई। मिस मार्पल ने प्रोफेसर वॉनस्टेड का हाथ पकड़ा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उन्होंने कहा। क्या हम कहीं बैठ सकते हैं? क्यों नहीं, वही चलते हैं जहां हम पिछले दिनों बैठे थे। होटल के पीछे एक अच्छी सी बरामदे जैसी जगह है, वही चलते हैं। वे दोनों होटल के कोने से घूमकर उस तरफ चले। पीछे से कोच की हॉर्न की आवाज आई और कोच रवाना हो गया। कभी कभी तो लगता है, प्रोफेसर वॉनस्टेड बोले, काश आप भी बस में चलती। कम से कम मैं आपको सुरक्षित जाता हुआ देख लेता। उन्होंने गौर से मिस मार्पल की ओर देखा। आप यहीं रुक रही हैं, मानसिक थकान की वजह से या कोई और बात है? कोई और बात, मिस मार्पल ने शांत भाव से कहा। मैं बहुत थकी नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्र में आराम की बात कहना एक बहुत बड़ा बहाना बन जाता है। मुझे लगता है मुझे भी यहीं रुक जाना चाहिए और आपकी देखभाल करनी चाहिए। नहीं, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं। आपको और जरूरी काम करने चाहिए। कैसे काम? उन्होंने ध्यान से पूछा। क्या आपके पास कोई सुराग है या जानकारी? मुझे लगता है मेरे पास जानकारी है, लेकिन मुझे उसे पुख्ता करना होगा। कुछ बातें हैं जो मैं खुद नहीं कर सकती। मुझे लगता है आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपकी पहुंच, जैसे मैं कहती हूँ, अधिकारियों तक है। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड, पुलिस कमिश्नर और जेल के गवर्नर वगैरह। हाँ, उन्हीं में से कोई या फिर सभी। हो सकता है आपके जेब में होम सेक्रेटरी भी हो। वाह, आपके पास तो बहुत बड़ी प्लान है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये पता देना चाहती हूँ। उन्होंने एक नोटबुक का पेज फाड़कर उसे सौंपा। ये क्या है? ओह हाँ, ये तो कोई जानी पहचानी संस्था है ना? हाँ, और काफी अच्छी संस्था भी। बहुत सेवा करती है। आप वहाँ कपड़े बेचते हैं, बच्चों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े, कोट, पुलोवर, इस तरह की चीजें। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं भी दान दूं? नहीं, ये कोई दान की अपील नहीं है। ये उस चीज का हिस्सा है जो हम दोनों मिलकर करने वाले हैं। कैसे? मैं चाहती हूँ कि तुम उस जगह जाकर पूछताछ करो, उस पार्सल के बारे में जो यहाँ से 2 दिन पहले भेजा गया था, इसी पोस्ट ऑफिस से। किसने भेजा था वो पार्सल? क्या आपने? नहीं, मिस मार्पल ने कहा। नहीं, लेकिन मैंने उसकी जिम्मेदारी ली थी। इसका क्या मतलब था? मतलब ये, मिस मार्पल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कि मैं पोस्ट ऑफिस गई थी और थोड़ा बिखरे हुए अंदाज में, यानी जैसा कि एक बूढ़ी सी बिल्ली जैसी होती है, मैंने उन्हें बताया कि मैंने किसी से बड़ी बेवकूफी से एक पार्सल पोस्ट करवाया था और उस पर गलत पता लिख दिया था। मैं बहुत परेशान थी। पोस्टमास्टरनी ने बड़ी कृपा से कहा कि उन्हें वो पार्सल याद है, लेकिन जिस पते की मैं बात कर रही थी वो उस पर नहीं लिखा था। उस पर यही पता था जो मैंने अभी आपको दिया है। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने गलती से गलत पता लिख दिया था। दरअसल मैं 2 संस्थाओं को चीजें भेजती हूँ और पता गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्सल तो जा चुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उस संस्था को एक पत्र भेज दूंगी और उन्हें समझा दूंगी कि पार्सल गलती से उन्हें चला गया है और उनसे विनती करूंगी कि क्या वे इसे सही संस्था को भेज देंगे। ये तरीका कुछ ज्यादा ही घुमा फिरा कर नहीं है? हाँ, मिस मार्पल ने कहा, पर कुछ तो कहना पड़ता है। असल में
मैं तो ऐसा करने नहीं जा रही। ये काम अब तुम करोगे। हमें ये जानना होगा कि उस पार्सल में क्या है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये पता कर सकते हो। क्या उस पार्सल में कुछ ऐसा होगा जिससे पता चले कि उसे भेजा किसने था? मुझे नहीं लगता। शायद अंदर कोई स्लिप हो जिस पर लिखा हो किसी दोस्त से, या फिर कोई नकली नाम पता, जैसे मिसेस पिपिन 14 वेस्टबॉर्न ग्रोव। और अगर कोई वहां जाकर पूछताछ करे तो पता चलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति वहां रहता ही नहीं। और कोई संभावना? एक संभावना ये भी हो सकती है, हालांकि बहुत कम, कि अंदर लिखा हो मिस एंथिया ब्रैडबेरी स्कॉट की ओर से। क्या उन्होंने भेजा था? उन्होंने ही पोस्ट ऑफिस तक ले जाकर पोस्ट किया था, मिस मैपल बोली। और आपने उनसे ऐसा करने को कहा था? ओ नहीं, मिस मैपल ने कहा, मैंने किसी से भी कुछ भी पोस्ट करने को नहीं कहा था। मैंने वो पार्सल पहली बार तब देखा जब एंथिया गोल्डन बोर के बगीचे से सामने गुजर रही थी और हम दोनों वहीं बैठे बात कर रहे थे। लेकिन फिर आप पोस्ट ऑफिस गई और कहा कि वो पार्सल आपका था। हाँ, मिस मैपल ने कहा, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले सावधानी से काम लेते हैं, और बात यह है कि मैं जानना चाहती थी कि वो पार्सल आखिर गया कहाँ है। आप ये जानना चाहती थी कि ऐसा कोई पार्सल भेजा गया या नहीं, और क्या वह ब्रैडबेरी स्कॉट परिवार से कोई था, खासकर मिस एंथिया? मुझे पता था कि एंथिया ही होगी, मिस मैपल बोली, क्योंकि हमने उन्हें देखा था। प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने कागज हाथ में लेते हुए कहा, तो आपको लगता है कि यह पार्सल दिलचस्प निकलेगा? हाँ, मिस मैपल ने कहा, मुझे लगता है इसके अंदर जो कुछ भी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अपने राज छिपाकर रखने में मजा आता है ना? प्रोफेसर वॉन्स्टेड बोले। राज नहीं, मिस मैपल ने कहा, ये बस कुछ संभावना है जिनकी मैं पड़ताल कर रही हूँ। जब तक पक्की जानकारी न हो तब तक निश्चित बात नहीं करनी चाहिए। और कुछ? हाँ, मेरा मानना है कि जो भी इस मामले की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं उन्हें एक बात के लिए तैयार रहना चाहिए, एक और लाश मिलने की संभावना के लिए। क्या आप उस अपराध से जुड़ी दूसरी लाश की बात कर रही हैं जो 10 साल पहले हुआ था? हाँ, मिस मैपल बोली, मुझे अब इस बात का पूरा यकीन है। दूसरी लाश? किसकी लाश? अभी तो बस मेरी सोच है, मिस मैपल ने कहा। क्या कोई अंदाजा है कि यह लाश कहाँ हो सकती है? ओह हाँ, मिस मैपल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए ताकि मैं तुम्हें ठीक ठीक बता सकूं। किस तरह की लाश है वो? किसी आदमी की, औरत की, बच्चे की, लड़की की? एक और लड़की गायब हुई थी, मिस मैपल बोली। नाम था नोरा ब्रॉड। वो यहाँ से अचानक गायब हो गई थी और फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है उसकी लाश एक खास जगह पर हो सकती है। प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने उनकी ओर गंभीर नजरों से देखा। आप जितना ज्यादा बोलती है उतना ही मुझे आपको यहाँ अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने कहा। इतने सारे ख्याल, और कहीं आप कोई बेवकूफी न कर बैठे। वो रुके। या तो ये सब बकवास है, मिस मैपल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन या तो आप बहुत ज्यादा जानती है, जो खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, आपकी निगरानी करने। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस मैपल ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें लंदन जाना चाहिए, कुछ जरूरी चीजों को अंजाम देना है। आप इस तरह बात कर रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम हो, मिस मैपल। मुझे लगता है अब मैं बहुत जानती हूँ, लेकिन मुझे पक्का करना है। हाँ, लेकिन अगर आपने सब पक्का कर लिया तो शायद वही आखिरी चीज होगी जो आपने की। हमें तीसरी लाश की जरूरत नहीं है, वो भी आपकी। ओह, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मिस मैपल ने शांति से कहा। अगर आपके विचार सही निकले तो खतरा हो सकता है। क्या आपको किसी एक व्यक्ति पर शक है?
मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ पक्की जानकारी है। मुझे बस और पता लगाना है। मुझे यहाँ ही रुकना होगा। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या मुझे यहाँ बुराई का माहौल महसूस हुआ? तो हाँ, मुझे अब वो साफ-साफ महसूस हो रहा है। एक अजीब सा डर, दुख और बुराई फैली है यहाँ। मुझे उसके बारे में कुछ करना है, जितना मुझसे हो सके। लेकिन मेरी तरह की एक बूढ़ी औरत कितना कर सकती है? प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने धीरे से गिनती की। 1, 2, 3, 4। क्या गिन रहे हो? मिस मार्पल ने पूछा। जो लोग बस में बैठकर चले गए। जाहिर है कि आप उनमें दिलचस्पी नहीं रखती, वरना उनके साथ चली जाती। लेकिन आप तो यहीं रुकी है। मुझे उनमें दिलचस्पी क्यों होगी? क्योंकि आपने कहा था कि मिस्टर राइफियल ने आपको इस यात्रा पर एक खास मकसद से भेजा था और आपको द ओल्ड मैनर हाउस भी एक खास वजह से भेजा गया था। तो फिर एलिजाबेथ टेम्पल की मौत का संबंध बस में सवार किसी व्यक्ति से होना चाहिए और आपका यहाँ रुकना द ओल्ड मैनर हाउस से जुड़ा होना चाहिए। तुम पूरी तरह सही नहीं हो, मिस मार्पल बोली। इन दोनों चीजों का आपस में संबंध है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सच बताए। क्या आपको लगता है कि आप किसी से सच बुलवा पाओगी? मुझे लगता है कि शायद बुलवा लूं, और अगर तुम जल्दी नहीं निकले तो अपनी ट्रेन मिस कर दोगे। अपना ख्याल रखना, प्रोफेसर वॉन्स्टेड बोले। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मिस मार्पल ने शांत भाव से जवाब दिया। तभी लॉन्च का दरवाजा खुला और दो लोग बाहर आए, मिस कुक और मिस बैरो। अरे, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने चौंक कर कहा, मैं तो समझा था कि आप दोनों बस के साथ जा चुके हैं। अरे नहीं, हमने आखिरी वक्त मन बदल लिया, मिस कुक ने हंसते हुए कहा। पता चला कि यहाँ आसपास बहुत अच्छी वॉकिंग ट्रेल्स है और कुछ ऐसी जगह भी है जिन्हें मैं जरूर देखना चाहती हूँ। जैसे एक चर्च है जिसमें बहुत ही अनोखा फॉन्ट है, बस 4-5 मील की दूरी पर है और शायद लोकल बस से आसानी से जाया जा सकता है। देखिए, सिर्फ बाग बगीचे ही नहीं, मुझे चर्च आर्किटेक्चर में भी बड़ी दिलचस्पी है। मुझे भी, मिस बैरो बोली। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है फिनली पार्क, जहाँ बहुत ही सुंदर बागवानी का काम किया गया है। हमें लगा यहाँ 2-3 दिन रुकना कहीं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप दोनों गोल्डन बोर में ठहरी है? हाँ, हमें किस्मत से एक बहुत अच्छा डबल रूम मिल गया, मिस कुक ने कहा। वास्तव में तो पहले 2 दिनों के कमरे से कहीं बेहतर। आपकी ट्रेन छूट जाएगी, मिस मार्पल ने फिर से कहा। हाँ, काश, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने कहना शुरू किया। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, मिस मार्पल ने जल्दी से कहा। कितने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा, जैसे ही प्रोफेसर घर के कोने से ओझल हो गए। जैसे मैं उनके किसी दादी या ग्रेट आंट की तरह हूँ। सच में, मेरी बहुत चिंता करते हैं। ये सब बहुत ही बड़ा झटका रहा है ना? मिस कुक ने कहा। शायद आप हमारे साथ चलना चाहें जब हम सेंट मार्टिन्स इन द ग्रोव देखने जाएंगे। आप बहुत अच्छी हैं, मिस मार्पल बोली, लेकिन आज मेरा मन और शरीर दोनों थकान में है। लंबी सैर के लिए शायद मैं तैयार नहीं हूँ। शायद कल, अगर कुछ खास देखने को हुआ तो फिर हम आपको यहीं छोड़ते हैं। मिस मार्पल ने दोनों को मुस्कुराकर विदा किया और होटल के अंदर चली गई। अध्याय 20। मिस मार्पल हैज आइडियाज। दोपहर का खाना खाने के बाद मिस मार्पल बाहर टेरेस पर गई कॉफी पीने। वो अभी भी दूसरी कप की चुस्कियां ले रही थी कि एक लंबी दुबली पतली व्यक्ति सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती हुई आई, हाफती हुई आवाज में बात करती हुई, और उन्होंने देखा कि वो एंथिया ब्रैडबरी स्कॉट थी। ओ मिस मार्पल, हमें तो अभी अभी पता चला कि आप बस के साथ नहीं गई, एंथिया बोली। हम तो यही समझ रहे थे कि आप भी टूर के साथ जा रही हैं। हमें नहीं पता था आप यही रुक गई हैं। क्लोटिल्डे और लेविनिया दोनों ने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। हम सच में चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे घर ओल्ड मैनर हाउस में आकर हमारे साथ रहे। मुझे यकीन है वहां आप ज्यादा सुकून में रहेंगी। यहाँ तो हर वक्त लोग आते जाते रहते हैं, खासकर वीकेंड में, इसलिए हम सब बहुत खुश होंगे।
अगर आप वापस हमारे पास आ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मिस मार्पल ने कहा। वाकई बहुत अच्छी बात। लेकिन मेरा तो सिर्फ 2 दिन का प्लान था। असल में मेरा इरादा था कि 2 दिन बाद मैं बस के साथ निकल जाऊंगी। अगर ये दुखद घटना न हुई होती तो शायद मैं चली भी जाती। लेकिन अब मुझे लगा कि कम से कम एक रात का आराम तो जरूरी है। लेकिन मेरा मतलब है, आपके लिए बेहतर होगा आप हमारे साथ रहें। हम आपकी पूरी तरह देखभाल करेंगे। अरे नहीं, वहां तो मैं बहुत आराम से थी, मिस मार्पल बोली। आपका घर तो बहुत सुंदर है और आपकी हर चीज, आपकी क्रॉकरी, ग्लास, फर्नीचर, सब इतना खूबसूरत है। होटल की जगह एक घर में होना वाकई सुकून देता है। तो फिर आप अभी भी मेरे साथ चलिए। हाँ, आपको चलना ही चाहिए। मैं आपके लिए पैकिंग भी कर दूंगी। ओह, आप बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पैकिंग कर लूंगी। तो क्या मैं आपकी मदद करूं? अगर आप करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, मिस मार्पल मुस्कुरा कर बोली। वे दोनों कमरे की ओर गए और एंथिया ने जरा लापरवाही से मिस मार्पल का सामान समेटना शुरू किया। मिस मार्पल, जिन्हें चीजें तह लगाने का अपना खास तरीका था, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने के लिए होठ भींच लिए। अरे ये तो ठीक से तह लगाना जानती ही नहीं, उन्होंने मन में सोचा। एंथिया ने होटल के एक पोर्टर को बुलाया, जिसने सूटकेस उठाया और गली के मोड़ से होते हुए उसे ओल्ड मैनर हाउस तक पहुंचा दिया। मिस मार्पल ने उसे ठीक से टिप दी, छोटे छोटे धन्यवादों के साथ घर में लौट गई। तीनों बहनें, उन्होंने मन ही मन सोचा, लो, फिर से आ गई हूँ। वो ड्राइंग रूम में बैठ गई और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। तेज सांस ले रही थी। उनकी उम्र के हिसाब से यह स्वाभाविक था, खासकर जब एंथिया और पॉटर इतनी तेज रफ्तार से चल रहे थे। लेकिन असल में वो अपनी बंद आंखों से उस एहसास को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो इस घर में दोबारा कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ था। क्या उसमें कुछ डरावना था? नहीं, डरावना नहीं, लेकिन उदासी थी, बहुत ही गहरी उदासी, इतनी कि वह डरावनी लगने लगी थी। मिस मार्पल ने फिर से अपनी आंखें खोली और कमरे में मौजूद 2 अन्य महिलाओं की ओर देखा। मिसेस क्लीन अभी रसोई से लौटी थी। उनके हाथ में शाम की चाय के ट्रे थे। वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, जैसे पहले दिन से दिखती आई थी, सहज, बिना किसी खास भावना के, शायद बहुत ज्यादा भावहीन, ऐसा मिस मार्पल ने सोचा। क्या उन्होंने जीवन की किसी कठिन परिस्थिति या तनाव की वजह से खुद को इस तरह ढाल लिया था कि बाहर की दुनिया को कुछ भी महसूस न होने दे, कोई भावना, कोई कमजोरी जाहिर न करे। उनकी नजर मिसेस ग्लीन से क्लोटिल्डी की ओर गई। वही पुरानी क्लाइमेनेस्ट्रा वाली छवि, जैसे कि उन्होंने पहले भी महसूस किया था। जाहिर है उन्होंने अपने पति की हत्या नहीं की थी, क्योंकि उनका कोई पति नहीं था। और ये बात भी कम ही भावना लगती है कि उन्होंने उस लड़की की हत्या की हो, जिससे वो बेहद जुड़ी हुई थी। ये बात तो मिस मार्पल को पूरी तरह से सही लग रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे क्लोटिल्डे की आंखों में आंसू भर आए थे जब वेरिटी की मौत का जिक्र हुआ था। और एंथिया, एंथिया ही वो थी जिसने वो कार्डबोर्ड का डिब्बा पोस्ट ऑफिस में भेजा था। एंथिया ही थी जो उन्हें लेने आई थी। एंथिया के बारे में वो अब भी अनिश्चित थी, बहुत ही अस्थिर, अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा ही चंचल। उसकी आंखें बार बार भटकती थी, फिर भी लौटती थी, जैसे कुछ और देख रही हो, जैसे आपके कंधे के पीछे कुछ हो। वो डरी हुई है, मिस मार्पल ने सोचा। किस चीज से डरी हुई है? क्या वह मानसिक रूप से अस्थिर थी? क्या वह किसी संस्था में वापस भेजे जाने से डर रही थी, जहाँ शायद उसने अपने जीवन का कुछ हिस्सा बिताया हो? क्या उसकी दोनों बहनें इस बात को लेकर चिंतित थीं कि एंथिया को खुला न छोड़ना ही बेहतर होगा? क्या उन्हें डर था कि एंथिया कहीं कुछ ऐसा न कह दे जो सबको मुश्किल में डाल दे? ये घर, इसमें कुछ अजीब सी हवा थी। जब मिस मार्पल ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया तो उन्होंने सोचा, मिस कुक और मिस पैरो इस वक्त क्या कर रही होगी? क्या वे सच में उस चर्च को देखने गई थी या वो सब महज बहाना था? अजीब बात थी। अजीब था वो तरीका जिससे वे पहले सेंट मेरी मीड में उन्हें देखने आई थी, ताकि उन्हें कोच पर पहचान सके। लेकिन फिर खुद ऐसा जताया मानो कभी मिली ही ना हो।
काफी पेचीदा बातें हो रही थी। थोड़ी देर में मिसेस ग्लीन ने चाय की ट्रे हटा दी। एंथिया बगीचे में चली गई और अब कमरे में सिर्फ मिस मार्पल और क्लोटिल्डे रह गई। मुझे लगता मिस मार्पल ने कहा, आप आर्चडिकन ब्रैबेज़ोन को जानती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, क्लोटिल्डे ने कहा। क्या आप भी उन्हें जानती हैं? नहीं नहीं, मिस मार्पल बोली, लेकिन वो गोल्डन बोर्न में आए थे और मुझसे बात की थी। मुझे पता चला कि वो अस्पताल भी गए थे और मिस टेम्पल की मौत के बारे में जानकारी ले रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मिस टेम्पल ने उनके लिए कोई संदेश छोड़ा हो। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे मिलने की योजना बना रही थी, लेकिन उन्हें मैंने बता दिया कि मैं तो बस ये सोचकर गई थी कि शायद कुछ मदद कर सकूं, लेकिन वहां कुछ किया नहीं जा सकता। वो तो बेहोश थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। क्या उन्होंने कुछ कहा था? कोई बात, कोई वजह बताई थी कि ये सब कैसे हुआ? क्लोटिल्डे ने पूछा। उसने ये सवाल ज्यादा रुचि के साथ नहीं पूछा। मिस मार्पल सोच रही थी, क्या वो अंदर ही अंदर ज्यादा जानने की इच्छा रखती थी, लेकिन फिर लगा कि शायद नहीं। शायद क्लोटिल्डे किसी और ही ख्याल में व्यस्त थी। क्या आपको लगता है यह हादसा था? मिस मार्पल ने पूछा। या आपको लगता है कि उस कहानी में कुछ सच्चाई है जो मिसेस राइजली पॉटर की भतीजे ने बताई थी, उस पत्थर को धक्का देने वाले की? अगर उन दोनों ने ऐसा कहा तो शायद उन्होंने देखा ही होगा। हाँ, दोनों ने ही ऐसा कहा था और दोनों बिल्कुल एक जैसे ही शब्दों में बात कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि यह सामान्य भी हो। क्लोटिल्डे ने उन्हें गौर से देखा। आपको इस बात ने सोच में डाल दिया लगता है। हाँ, क्योंकि ये बात कुछ ज्यादा ही अटपटी लगती है, मिस मार्पल ने कहा। जब तक क्या? बस मैं सोच रही थी, मिस मार्पल ने कहा। उसी समय मिसेस ग्लीन फिर से कमरे में आई। आप क्या सोच रही थी? उन्होंने पूछा। हम उस हादसे की बात कर रहे हैं, या शायद वो हादसा था ही नहीं, क्लोटिल्डे ने कहा। लेकिन कौन सा? जो कहानी उन्होंने सुनाई वो कुछ अजीब सी लगती है, मिस मार्पल ने फिर से कहा। इस जगह में कुछ है, क्लोटिल्डे ने अचानक कहा। कुछ है इस माहौल में। हम कभी इससे उबर नहीं पाए, कभी नहीं। जब से वेरिटी मरी है, सालों बीत गए, लेकिन वो चीज अभी बनी हुई है। एक साया है यहाँ। वो मिस मार्पल की ओर देखने लगी। आपको नहीं लगता मिस मार्पल? क्या आपको यहाँ एक साया महसूस नहीं होता? मैं तो यहाँ पर आई हूँ, मिस मार्पल ने धीरे से कहा। आप और आपकी बहनों के लिए ये अलग होगा। आप सबने उस लड़की को जाना था। मेरी समझ आया कि आर्चडिकन ब्रैबेज़ोन भी कह रहे थे कि वो बहुत आकर्षक और सुंदर लड़की थी। वो एक बहुत प्यारी लड़की थी, एक बहुत प्यारी बच्ची, क्लोटिल्डे ने कहा। काश मैं उसे और अच्छे से जान पाती, मिसेस ग्लीन ने कहा। मैं उस वक्त विदेश में रह रही थी। मेरे पति और मैं एक बार छुट्टी पर घर आए थे, लेकिन हम ज्यादातर लंदन में ही रहते थे। यहाँ बहुत कम आना जाना हुआ। इतने में एंथिया बगीचे से अंदर आई। उसके हाथ में एक बड़ी सी लिली की गद्दी थी। अंतिम संस्कार के फूल, उसने कहा। यही तो चाहिए हमें आज, है ना? मैं इन्हें एक बड़े जार में लगा दूंगी, अंतिम संस्कार के फूल। और फिर वो हंसी, एक अजीब सी छोटी हंसी। एंथिया, क्लोटिल्डे ने कहा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। मैं पानी में डाल देती हूँ इन्हें, एंथिया ने चहकते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। वाकई, मिसेस ग्लीन ने कहा। एंथिया, मुझे लगता है कि वह उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, क्लोटिल्डे ने कहा। मिस मार्पल ने ऐसा रवैया अपनाया मानो वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। उन्होंने एक छोटी सी एनामेल की डब्बी उठाई और उसे सरहाती निगाहों से देखने लगी। अब शायद वो कोई फूलदान तोड़ दे, लवीनिया ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। मिस मार्पल ने पूछा, आप अपनी बहन को लेकर चिंतित हैं? हाँ, वो हमेशा से थोड़ी असंतुलित रही है। वो सबसे छोटी है और बचपन में थोड़ी नाजुक भी थी, लेकिन अब मुझे लगता है उसकी हालत और खराब हो रही है।
उसे शायद ये समझ नहीं आता कि कुछ चीजें कितनी गंभीर होती हैं। वो उन बेहुदा मजाकों में हंसती है, उन बातों पर जो गंभीर होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि उसे कहीं भेजना। आप समझती है ना? उसे शायद इलाज की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो घर से दूर जाना पसंद करेगी। यही उसका घर है आखिरकार। हालांकि कभी-कभी ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है मिस मार्पल। जिंदगी कभी-कभी वाकई मुश्किल होती है, मिस मार्पल ने कहा। लवीनिया बाहर जाने की बातें करती है, क्लोटिल्डे बोली। वो फिर से विदेश जाकर बसने का सोचती है, शायद टॉरमीना में। वो और उसके पति वहां बहुत सालों तक रहे थे और बहुत खुश थे। अब वो कई सालों से हमारे साथ रह रही है, लेकिन उसमें ये इच्छा फिर से जागी है कि वो यहाँ से जाए और घूमे। कभी-कभी मुझे लगता है कि उसे एंथिया के साथ एक ही घर में रहना पसंद नहीं। ओह, मिस मार्पल ने कहा, मैंने भी सुना है कि ऐसा कई घरों में होता है। वो एंथिया से डरती है, क्लोटिल्डी ने कहा। वो उससे सच में डरती है और मैं उसे बार-बार समझाती हूँ कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंथिया बस थोड़ी अजीब है। उसके विचार अजीब होते हैं, बातें भी अजीब करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ खतरनाक, मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। कुछ ऐसा करेगी जो खतरनाक हो या अजीब हो। ऐसी कोई परेशानी पहले कभी हुई है? मिस मार्पल ने पूछा। नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। बस कभी-कभी उसे गुस्से में दौरे आते हैं और वो कुछ लोगों को अचानक से नापसंद करने लगती है। वो बहुत जलनखोर भी है। जब किसी को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो उसे बुरा लगता है। मुझे नहीं पता। कभी-कभी लगता है हमें ये घर बेच देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। ये तो आपके लिए दुखदाई होगा, है ना? मिस मार्पल ने कहा। मुझे लगता है मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा, बीते हुए वक्त की यादों के साथ। आप समझती हैं? हाँ, लगता है कि आप वाकई समझती है। इंसान रोक नहीं सकता खुद को। मन बार-बार उस प्यारी बच्ची की ओर लौटता है। वो मेरे लिए बेटी जैसी थी। वैसे भी वो मेरी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक की बेटी थी। वो बहुत बुद्धिमान भी थी, एक होशियार लड़की, कला में अच्छी थी, डिजाइनिंग में हाथ आजमा रही थी। मैं उस पर गर्व करती थी। और फिर ये अभागा लगाव, वो मानसिक रूप से बीमार लड़का। आपका मतलब मिस्टर राइफियल का बेटा, माइकल राइफियल? हाँ, काश वो कभी यहाँ नहीं आया होता। बस यूं ही हुआ कि वो इस इलाके में रह रहा था और उसके पिता ने सुझाव दिया कि वो हमें मिले। वो आया, हमारे साथ खाना खाया। वो बहुत आकर्षक हो सकता था, जानती है, लेकिन वो हमेशा से बिगड़ा हुआ लड़का था। उसका अतीत बहुत खराब था। 2 बार जेल जा चुका था और लड़कियों के साथ उसका बर्ताव भी बहुत गलत रहा था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वैरिटी बस एक झूठी मोहब्बत थी। शायद उस उम्र की लड़कियों के साथ ऐसा होता है। वो उस पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। उसे और कुछ नजर नहीं आता था। उसके खिलाफ एक भी बात सुनना पसंद नहीं था। हर बात को सही ठहराती थी। आप जानती हैं लड़कियां क्या कहती है? सब उसके खिलाफ है। यही हमेशा कहती थी। कोई उसकी हालत को नहीं समझता। ये सब सुनकर थक जाती थी मैं। क्या कोई इन लड़कियों को जरा भी अक्ल नहीं दे सकता? लड़कियों के पास ज्यादा अक्ल नहीं होती, मैं मानती हूँ, मिस मार्पल ने कहा। वो सुनती ही नहीं थी। मैंने कोशिश की थी कि वो इस घर से न जाए। मैंने माइकल को साफ कह दिया था कि अब वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन वह तो मेरी बेवकूफी थी। बाद में समझ में आया। उसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि वो बाहर कहीं मिलते थे। कहाँ मिलते थे मुझे नहीं पता। अलग अलग जगहों पर। वो अपनी कार में उसे लेने आता था किसी तय जगह से और देर रात उसे छोड़ता था। कई बार अगली सुबह तक भी नहीं लौटा था। मैंने समझाने की कोशिश की थी कि ये सब बंद होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। वेरिटी नहीं मानी। माइकल से तो मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि वो मानेगा।
क्या वो उससे शादी करना चाहती थी? मिस मार्पल ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि बात कहाँ तक पहुंची थी, और मुझे तो नहीं लगता कि माइकल ने कभी उससे शादी के बारे में सोचा भी होगा। मुझे आपके लिए बहुत अफसोस है, मिस मार्पल ने कहा। आपने बहुत कुछ सहा होगा। हाँ, सबसे बुरा था उसकी लाश की पहचान के लिए जाना। बहुत समय बाद हुआ ये। जब वो यहाँ से गायब हुई, तो हमें लगा कि वो माइकल के साथ भाग गई है। हमने सोचा कभी न कभी कोई खबर मिल जाएगी, लेकिन पुलिस इसे काफी गंभीरता से ले रही थी। ये महसूस हो रहा था। उन्होंने माइकल को पुलिस स्टेशन बुलवाया और पूछताछ की, लेकिन उसकी बातों में और जो लोग बता रहे थे उसमें मेल नहीं था। फिर उन्होंने वेरिटी को खोजा, यहाँ से काफी दूर, करीब 30 मील दूर, एक झाड़ीदार जगह में, एक सुनसान रास्ते पर, जहाँ शायद ही कोई जाता हो। हाँ, मुझे ही जाकर उसकी लाश की पहचान करनी पड़ी। बहुत ही भयानक था वो दृश्य। जो क्रूरता, जो हिंसा उस पर की गई थी, क्या उसे मार देना ही काफी नहीं था? उसने खुद ही उसी के स्कार्फ से उसका गला घोटा। मैं अब और नहीं कह सकती। मुझसे अब और नहीं बोला जाएगा। मैं सह नहीं सकती। मैं और नहीं सह सकती। उसके चेहरे से अचानक आंसू बहने लगे। मुझे आपके लिए बहुत दुख है, मिस मार्पल ने कहा। बहुत, बहुत दुख। मुझे लगता है आप सही कह रही है। क्लोटिल्डे ने अचानक मिस मार्पल की ओर देखा। और आपको सबसे बुरा तो पता ही नहीं, है ना? कैसे मतलब? मैं एंथिया के बारे में नहीं जानती। एंथिया के बारे में क्या? उस वक्त वो बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो बहुत बहुत ज्यादा जलन महसूस कर रही थी। अचानक जैसे वो वेरिटी के खिलाफ हो गई हो। उसे ऐसे देखने लगी जैसे उससे नफरत करती हो। कभी कभी मुझे लगा, शायद, ओ नहीं, ये सोचना भी भयानक है। आप अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? लेकिन उसने एक बार किसी पर हमला किया था। आप जानती हैं, उसे कभी कभी गुस्से के भयंकर दौरे आते हैं। मैं सोचती थी कि कहीं ये वही तो नहीं। ओ नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। इस बात में कुछ नहीं है। प्लीज भूल जाइए मैंने क्या कहा। ये सब बकवास है। लेकिन लेकिन हाँ, वो पूरी तरह से सामान्य नहीं है। ये मुझे मानना ही होगा। जब वो छोटी थी, कुछ अजीब घटनाएं हुई थी जानवरों के साथ। हमारे पास एक तोता था। वो वो ही बकवास बातें करता था जो तोते करते हैं, और उसने उसका गला घोट दिया था। उस दिन से मैंने कभी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया, कभी यकीन नहीं कर पाई, कभी महसूस नहीं कर पाई कि वो। हे ईश्वर, अब तो मैं भी हिस्टेरिकल होते जा रही हूँ। अरे अरे, मिस मार्पल ने कहा, इन बातों के बारे में मत सोचिए। नहीं, वेरिटी के मरने का दुख तो काफी है, और वो भी उस भयानक तरीके से। कम से कम अब और लड़कियां उस लड़के से सुरक्षित है। उसे उम्र कैद मिली है। वो अभी जेल में है। अब वो किसी और को कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि उसे किसी मानसिक बीमारी के आधार पर कम सजा क्यों नहीं दी गई। आजकल तो यही किया जाता है ना? मुझे लगता है उसे ब्रॉडमूर भेजा जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि वो जिम्मेदार था अपने किए के लिए। वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसी वक्त मिसेस ग्लीन लौट आई। आप क्लॉटिल्डी की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, उन्होंने कहा। वो उस डरावने हादसे से अब तक उबर नहीं पाई है। उसने वेरिटी से बहुत प्यार किया था। लेकिन लगता है आपकी दूसरी बहन की भी चिंता है उन्हें। एंथिया की? वो ठीक है, बस थोड़ी सी अजीब है। कभी कभी हिस्टेरिकल हो जाती है, चीजों को लेकर ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, और उसकी कल्पनाएं भी जरा अजीब होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्लोटिल्डे को इतना परेशान होने की जरूरत है। ओ देखिए, ये खिड़की के पास कौन है? फ्रेंच विंडो से दो माफी मांगती हुई शख्सियतें अचानक दिखाई दी। ओ माफ कीजिए, मिस पैरो ने कहा। हम तो बस घर के चारों ओर घूम रहे थे, ये देखने कि क्या मिस मार्पल यहाँ है। हमें पता चला था कि वो आपके साथ आई है।
और हम सोच रहे थे, ओह आप यही हैं, डियर मिस मार्पल। मैं आपको बताना चाहती थी कि हम आज दोपहर उस चर्च तक नहीं पहुंच सके। वो सफाई के लिए बंद था। तो लगता है हमें आज की बाकी किसी भी योजना को छोड़ना पड़ेगा और कल कुछ नया देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको हमारे इस तरह अंदर आने से कोई बुरा नहीं लगा होगा। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई थी, लेकिन लगता है वो बज नहीं रही थी। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है, मिसेस ग्लीन ने कहा। पता नहीं क्यों, वो घंटी बहुत ही मोड़ी है। कभी बजती है, कभी नहीं। लेकिन आइए ना, बैठिए और हमारे साथ थोड़ी बातें कीजिए। मुझे तो लगा था कि आप बस के साथ जा चुकी हैं। नहीं, हमने सोचा थोड़ी सैर यहाँ आसपास कर लें, जब इतना सफर तय कर लिया है। और बस के साथ जाना, खास तौर पर अभी, जो कुछ भी हाल ही में हुआ है, थोड़ा तकलीफदेह होता है। आपको कुछ शेरी लेनी ही चाहिए, मिसेस ग्लीन ने कहा। वो कमरे से बाहर गई और थोड़ी देर में लौट आई। उनके साथ एंथिया भी थी, अब पूरी तरह शांत, हाथ में ग्लास और शेरी की बोतल लिए। सभी बैठ गए। मैं जानना चाहती हूँ, मिसेस ग्लीन ने कहा, कि अब इस मामले में असल में होने क्या वाला है। मेरा मतलब है, मिस टेम्पल वाली बात। ऐसा लगता है जैसे अब तक कुछ साफ नहीं हुआ है। पुलिस अब भी मामले को देख रही है और जब जांच को स्थगित कर दिया गया है, तो साफ है कि वो संतुष्ट नहीं है। मुझे नहीं पता, कहीं चोट के तरीके में कुछ। मुझे नहीं लगता, मिस बैरो ने कहा। मेरा मतलब है, सिर पर चोट, गहरी चोट, उस पत्थर से आई होगी। असली सवाल यही है कि वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़का या किसी ने लुढ़काया। ओह, मिस कुक ने कहा, लेकिन आप कैसे सोच सकती हैं कि ऐसा कोई करेगा? आखिर किसे जरूरत है कि वह एक चट्टान को लुढ़काए? मेरा मतलब है, हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ उपद्रवी होते ही है। शायद कुछ विदेशी युवा या स्टूडेंट्स। मुझे तो बस यही सोचकर हैरानी होती है कि। आपका मतलब है, मिस मैपल ने कहा, क्या आपको लगता है कि वह कोई हमारे साथ यात्रा करने वालों में से एक हो सकता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मिस कुक ने थोड़ा घबरा कर जवाब दिया। लेकिन मिस मैपल बोली, हम चाहकर भी ऐसे विचारों से बच नहीं सकते। मेरा मतलब है, कोई ना कोई तो वजह होगी ही। अगर पुलिस को यकीन है कि ये कोई हादसा नहीं था, तो फिर इसे किसी ने जानबूझकर किया होगा। और चूंकि मिस टेम्पल इस जगह की अजनबी थी, तो कोई स्थानीय व्यक्ति तो शायद ही ऐसा करता। तो बात घूम फिर कर उन्हीं लोगों पर आती है जो बस में थे, है ना? मिस मार्पल हल्की सी हंसी। ओ नहीं, नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अपराधों की बात करें तो वे अक्सर बहुत दिलचस्प होते हैं। कभी कभी तो बेहद अजीब और गरीब चीजें आती हैं सामने। क्या आपके पास कोई ठोस अंदाजा है, मिस मार्पल? क्लॉटिल्डे ने रुचि लेकर पूछा। सुनकर अच्छा लगेगा। कुछ संभावनाएं तो जरूर दिमाग में आती है। मिस्टर कैस्पर, मिस कुक ने कहा, आप जानती हैं, मुझे तो शुरू से ही उस आदमी की शक्ल नहीं भाई। मुझे लगा था कि वो किसी जासूसी से जुड़ा हो सकता है। शायद देश में एटॉमिक सीक्रेट्स की तलाश में आया हो। यहाँ तो कोई आसपास एटॉमिक सीक्रेट्स नहीं है, मिसेस लीन ने कहा। बिल्कुल नहीं, एंथिया ने कहा। शायद वो किसी का पीछा कर रहा था। शायद वो खुद मिस टेम्पल के पीछे था, क्योंकि वह कोई अपराधी थी। बकवास, क्लॉटिल्डे ने कड़े स्वर में कहा। वो एक बहुत प्रतिष्ठित स्कूल की रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस थी, एक विद्वान महिला। कोई क्यों उनका पीछा करेगा? पता नहीं, शायद उनका दिमाग ही बिगड़ गया हो। मुझे पूरा यकीन है, मिसेस ग्लीन ने कहा। मिस मार्पल के पास कुछ ठोस बातें होंगी। हाँ, कुछ विचार तो है, मिस मार्पल ने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर हम तर्क से सोचें, तो केवल दो लोग हैं जो संदेह के दायरे में आ सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही किया है। मुझे तो लगता है कि दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर तर्क से सोचें, तो और कोई विकल्प नहीं बचता। आप किसकी बात कर रही है? ये बहुत ही दिलचस्प है।
मुझे नहीं कहना चाहिए। ये तो बस एक तरह का अनुमान है। आपके हिसाब से किसने चट्टान को लुढ़काया होगा? जोएना और एम्बलिन प्राइस ने जिसे देखा था, वो कौन हो सकता है? दरअसल मुझे लगा शायद उन्होंने किसी को देखा ही नहीं था। क्या मतलब? एंथिया ने पूछा। उन्होंने किसी को नहीं देखा? शायद उन्होंने सब कुछ बना लिया हो। क्या? देखने की बात भी? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आपका मतलब है मजाक में या किसी बुरी नीयत से? आजकल के नौजवान बड़े अजीब काम करते हैं, मिस मार्पल बोली। जानवरों को परेशान करना, खिड़कियां तोड़ना, लोगों पर पत्थर फेंकना, इन सब में अक्सर कोई युवा ही शामिल होता है। और हमारे साथ तो वही दो नौजवान थे, है ना? आपका मतलब है एम्बलिन प्राइस और जोएना ने चट्टान को लुढ़काया हो सकता है। कम से कम तर्क से सोचे तो वही दो सबसे जाहिर नाम लगते हैं, है ना? मिस मार्पल ने कहा। वाह, क्लोटिल्डी ने कहा। ओह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन हाँ, अब जो आप कह रही हैं उसमें कुछ तो बात लगती है। वैसे मैं नहीं जानती वे दोनों कैसे थे। मैंने उनके साथ यात्रा नहीं की है। ओह, वे बहुत अच्छे थे, मिस मार्पल ने कहा। जोएना तो खासकर बहुत सक्षम लड़की लगी मुझे। सक्षम? किसी भी चीज के लिए? एंथिया ने पूछा। एंथिया? क्लोटिल्डे ने टोका। चुप रहो जरा। हाँ, बिल्कुल सक्षम, मिस मार्पल ने कहा। आखिरकार अगर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो किसी की हत्या तक पहुंच सकता है, तो आपको इतना सक्षम तो होना ही पड़ेगा कि कोई आपको देख ना पाए या पकड़ न सके। लेकिन वो दोनों इसमें साथ रहे होंगे, मिस बैरो ने कहा। हाँ बिल्कुल, मिस मार्पल ने जवाब दिया। वो दोनों साथ थे और उन्होंने लगभग एक जैसी कहानी सुनाई। वो, मेरा मतलब है, वो ही तो सबसे जाहिर संदिग्ध है। बाकी सब लोग नीचे वाले रास्ते पर थे। सिर्फ वही थे जो नजरों से दूर थे। वो ऊपर पहाड़ी पर जा सकते थे, चट्टान को हिला सकते थे। शायद उनका इरादा मिस टेम्पल को मारने का नहीं था। हो सकता है वो बस कोई अराजकता फैलाने के लिए कर रहे हो, या कुछ तोड़ने के लिए। किसी को, किसी भी व्यक्ति को। उन्होंने चट्टान को लुढ़काया और फिर जाहिर है उन्होंने वो कहानी बना दी कि उन्होंने किसी को वहां देखा। कोई अजीब सा पोशाक पहना हुआ व्यक्ति। जो भी उन्होंने कहा वह भी कुछ अविश्वसनीय सा लगता है। और मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन मैं काफी देर से इस बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो ये विचार बहुत ही रोचक लगा है, मिसेस ग्लीन ने कहा। तुम्हें क्या लगता है क्लोटिल्डे? मुझे तो लगता है ये मुमकिन है। मैंने खुद ऐसा कभी नहीं सोचा था। खैर, मिस कुक खड़ी होकर बोली, अब हमें गोल्डन बोर लौटना चाहिए। आप भी हमारे साथ चलेंगी मिस मार्पल? ओ नहीं, मिस मार्पल ने कहा। शायद आपको पता नहीं, मैं आपको भूल गई बताना। मिस ब्रैडबरी स्कॉट ने बहुत स्नेहपूर्वक मुझे यहाँ 1-2 रात और ठहरने के लिए बुलाया है। ओह अच्छा, मुझे यकीन है ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आज शाम गोल्डन बोर में जो लोग आए हैं वो कुछ ज्यादा ही शोरगुल वाले लग रहे हैं। क्या आप डिनर के बाद हमारे घर आकर कॉफी लेंगी? क्लोटिल्डे ने प्रस्ताव दिया। आज की शाम कुछ गर्म है। हम आपको डिनर तो नहीं दे सकते क्योंकि घर में उतना सामान नहीं है, लेकिन अगर आप कॉफी के लिए आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, मिस कुक ने मुस्कुराकर कहा। हम जरूर आपकी मेजबानी का लाभ उठाएंगे। अध्याय 21। द क्लॉक स्ट्राइक्स 3। मिस कुक और मिस बैरो ठीक 8:45 पर पहुंच गए। एक ने बीज कलर की लेस की ड्रेस पहनी थी और दूसरे ने जैतूनी हरे रंग की। डिनर के दौरान एंथिया ने मिस मार्पल से इन दोनों महिलाओं के बारे में पूछा। ये दोनों वहां रुक क्यों गई? ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? उसने कहा। मुझे नहीं लगता, मिस मार्पल बोली। मुझे लगता है कि उनका कोई बहुत सटीक प्लान रहा होगा। क्या मतलब है आपका प्लान से? मिसेस ग्लीन ने पूछा। मेरा मतलब है कि शायद वे हमेशा अलग-अलग संभावनाओं के लिए तैयार रहती है और उनसे निपटने के लिए उनके पास कोई योजना होती है। क्या आप कहना चाहती हैं
एंथिया ने उत्सुकता से पूछा कि उनके पास हत्या से निपटने का कोई प्लान था। काश, मिसेस ग्लीन बोली, तुम बेचारी मिस टेम्पल की मौत को हत्या कहकर बात न करो। लेकिन वो तो हत्या ही थी, एंथिया ने कहा। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि आखिर उन्हें कौन मारना चाहता था। मुझे लगता है शायद स्कूल की कुछ छात्राएं होंगी जिन्हें वो कभी पसंद नहीं थी और जो हमेशा उनसे चिढ़ती थी। क्या आपको लगता है कि नफरत इतनी लंबी चल सकती है? मिस मार्पल ने पूछा। ओह हाँ, मुझे लगता है कि किसी से सालों तक नफरत की जा सकती है। नहीं, मिस मार्पल ने कहा, मुझे लगता है नफरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप कोशिश कर सकते हैं उसे जिंदा रखने की, पर शायद कामयाब न हो। प्यार जितनी ताकत उसमें नहीं होती, उन्होंने जोड़ा। क्या आपको नहीं लगता कि मिस कुक या मिस बैरो या दोनों ने ही हत्या की हो सकती है? क्या करेंगी वो? मिसेस ग्लीन ने कहा। वो दोनों तो मुझे बहुत अच्छी महिलाएं लगी। सच में एंथिया? मुझे तो कुछ रहस्यमय सा लगता है उनमें, एंथिया बोली। तुम्हें नहीं लगता क्लोटिल्डे? हाँ, शायद तुम सही हो, क्लोटिल्डे ने कहा। वो कुछ ज्यादा ही बनावटी सी लगती है, अगर तुम मेरी बात समझ रही हो। मुझे तो उनमें कुछ डरावना सा लगता है, एंथिया ने कहा। तुम्हारी कल्पना हमेशा उड़ान भरती रहती है, मिसेस ग्लीन बोली। वैसे भी वो नीचे वाले रास्ते पर चल रही थी, है ना? आपने उन्हें वहां देखा था, है ना? उन्होंने मिस मार्पल से पूछा। मैं तो ये नहीं कह सकती कि मैंने उन्हें साफ साफ देखा था, मिस मार्पल ने कहा। मुझे उन्हें देखने का कोई विशेष अवसर ही नहीं मिला। मतलब कि वो वहां नहीं थी, क्लोटिल्डी ने कहा। वो हमारे बगीचे में थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बहुत ही अच्छा शांत दिन था, मिस मार्पल बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह मैं फिर से बगीचे के उस सिरे पर जाकर उन सफेद फूलों को देखना चाहती हूँ जो उस उभरी हुई टीले के पास है। पिछली बार जब देखा था तो बस खिलने ही वाले थे। अब तक वो पूरी तरह खिल चुके होंगे। मैं हमेशा इस दृश्य को अपनी इस यात्रा की याद के तौर पर रखूंगी। मुझे तो वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं, एंथिया ने कहा। मैं चाहती हूँ कि वो जगह हट जाए। वहां फिर से एक ग्रीन हाउस बनवाना चाहती हूँ। अगर हम थोड़ी बचत करें तो क्या ऐसा नहीं कर सकते, क्लोटिल्डे? उस जगह को वैसे ही रहने दो, क्लोटिल्डे बोली। मैं नहीं चाहती कि उसे छुआ जाए। अब ग्रीन हाउस का हमारे लिए क्या उपयोग? अंगूरों को फल देने में फिर कई साल लगेंगे। चलिए, मिसेस ग्रीन बोली, हम इस बहस को यही खत्म कर देते हैं। चलिए ड्राइंग रूम में चलते हैं। हमारे मेहमान अब किसी भी वक्त कॉफी के लिए आने वाले हैं। फिर मेहमान आ पहुंचे। क्लोटिल्डे ने कॉफी की ट्रे लाई। उसने कपों में कॉफी डाली और सबको थमाई। हर मेहमान के सामने एक कप रखा और फिर मिस मार्पल को एक कप दिया। मिस कुक आगे झुकी। ओ मुझे माफ कीजिए मिस मार्पल, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती तो ये कॉफी न पीती। इस वक्त रात में इससे नींद ठीक से नहीं आएगी। ओह, क्या आपको ऐसा लगता है? मिस मार्पल ने कहा। मैं तो रात में कॉफी पीने की आदी हूँ। हाँ, लेकिन ये बहुत मजबूत कॉफी है, अच्छी किस्म की। मेरी सलाह है कि आप इसे न पिए। मिस मार्पल ने मिस कुक की तरफ देखा। मिस कुक का चेहरा बेहद गंभीर था। उसके बाल, जो कुछ अस्वाभाविक रूप से सुनहरे थे, एक आंख पर झूल रहे थे, दूसरी आंख हल्के से झपक रही थी। मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, मिस मार्पल बोली। शायद आप सही हैं। आप शायद डाइट वगैरह की जानकारी रखती है। ओह हाँ, मैंने इस विषय पर काफी अध्ययन किया है। थोड़ी बहुत नर्सिंग की ट्रेनिंग भी ली थी मैंने और इधर-उधर से भी बहुत कुछ सीखा। अच्छा, मिस मार्पल ने कहा और कॉफी का कप हल्के से एक और सरका दिया। क्या इस लड़के की कोई तस्वीर है? उन्होंने पूछा। वेरिटी हंट या जो भी उसका नाम था। आज डिकन उसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें वो बहुत प्रिय थी। हाँ, शायद थी। उन्हें तो वैसे भी सभी युवाओं से स्नेह था, क्लोटिल्डे बोली। वो उठी, कमरे के पार गई और एक डेस्क का ढक्कन उठाया। वहां से उन्होंने एक फोटो निकाली और मिस मार्पल को दिखाने के लिए लाई।
ये वेरिटी थी, उन्होंने कहा। बहुत सुंदर चेहरा है, मिस मार्पल बोली। हाँ, बहुत ही सुंदर और कुछ अलग सा चेहरा। बेचारी बच्ची। आजकल सब बहुत भयानक हो गया है, एंथिया ने कहा। ऐसी घटनाएं तो अब आम हो गई है। लड़कियां हर तरह के लड़कों के साथ घूमने लगती है और कोई ध्यान ही नहीं देता उन पर। अब उन्हें खुद ही अपना ध्यान रखना होता है, क्लोटिल्डे बोली। लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कैसा करना है। ईश्वर ही बचाए उन्हें। उन्होंने मिस मार्पल से फोटो वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उनकी आस्तीन कॉफी के कप से टकराई और कप जमीन पर गिर गया। ओ, ये मेरी गलती तो नहीं थी? मिस मार्पल ने चिंता से पूछा। नहीं नहीं, क्लोटिल्डे बोली। ये मेरी आस्तीन थी। ये थोड़ी सी खुली हुई है। अगर आप कॉफी नहीं लेना चाहे तो क्या आप गर्म दूध लेना पसंद करेंगी? वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मिस मार्पल ने कहा। रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध बहुत सुकून देता है और नींद भी अच्छी आती है। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातचीत के बाद मिस कुक और मिस बैरो वहां से रवाना हुई। उनका विदा लेना थोड़ा हड़बड़ाया हुआ था। पहले एक गई, फिर दूसरी, कोई चीज भूलकर लौट आए, कोई स्कार्फ, पर्स या रुमाल। बस हर बात में हो हल्ला, हैंथिया ने कहा जब वो चली गई। कहीं न कहीं, मिसेस ग्लीन बोली, मुझे क्लोटिल्डे की बात सही लगती है। वो दोनों असली सी नहीं लगती, अगर आप मेरी बात समझ पा रही है। उन्होंने मिस मार्पल की ओर देखा। हाँ, मिस मार्पल बोली, मैं सहमत हूँ। उनमें कुछ तो अजीब है। मैं कई बार सोच चुकी हूँ कि वो इस टूर पर क्यों आई है। क्या वो वाकई इसका आनंद ले रही थी और उनका असली मकसद क्या था? तो क्या आपको इन सवालों के जवाब मिल गए? क्लोटिल्डे ने पूछा। मुझे लगता है हाँ, मिस मार्पल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कई बातों के जवाब मिल गए हैं। उम्मीद है अब तक आपने टूर का आनंद लिया होगा, क्लोटिल्डे ने कहा। अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि टूर खत्म हो गया, मिस मार्पल बोली। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा आनंद ले पाती। समझ सकती हूँ, क्लोटिल्डे ने कहा। वो रसोई से गर्म दूध का ग्लास ले आई और मिस मार्पल को उनके कमरे तक छोड़ने गई। क्या और कुछ लाकर दूं आपको? क्लोटिल्डे ने पूछा। कुछ भी चाहिए तो बताइएगा। नहीं धन्यवाद, मिस मार्पल बोली। मेरे पास सब कुछ है। मेरा छोटा सा नाइट बैग यही है, तो कुछ और खोलने की जरूरत नहीं। बहुत धन्यवाद। आपने और आपकी बहनों ने मुझे फिर से रुकने दिया। अरे, हम इसे कम तो कर नहीं सकते थे। जब मिस्टर राइफियल का खत आया, वो बहुत विचारशील इंसान थे। हाँ, मिस मार्पल बोली। ऐसे इंसान जो हर चीज के बारे में सोचते हैं। अच्छा दिमाग रहा होगा उनका। मुझे तो लगता है वो बहुत मशहूर फाइनेंसियर थे। पैसों की समझ के साथ साथ और भी बहुत कुछ सोचते थे, मिस मार्पल ने कहा। खैर, अब मुझे बिस्तर पर जाने की खुशी है। गुड नाइट मिस ब्रैडबेरी स्कॉट। क्या मैं सुबह आपका नाश्ता ऊपर भिजवा दूं? बिस्तर पर लेना चाहे तो? अरे नहीं नहीं, आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं नीचे ही आ जाऊंगी। बस एक कप चाय मिल जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं तो बगीचे में जाना चाहती हूँ। खास तौर पर उस टीले को देखना चाहती हूँ जो सफेद फूलों से ढका होगा। बहुत सुंदर, बहुत भव्य। गुड नाइट, क्लोटिल्डे बोली। अच्छी नींद लीजिए। द ओल्ड मैनर हाउस के हॉल में सीढ़ियों के नीचे लगी बड़ी सी घड़ी ने 2 बजने की आवाज दी। इस घर की सभी घड़ियां एक साथ नहीं बजती थी। कुछ तो कभी बजती ही नहीं थी। एक ऐसे घर में जहां हर कोने में एंटीक क्लॉक्स हो, उन्हें चालू हालत में रखना आसान नहीं था। 3 बजे। पहली मंजिल पर लगी घड़ी ने धीमी आवाज में 3 बजाए। दरवाजे से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। मिस मार्पल बिस्तर पर उठी और बेड के पास लगे लैंप का स्विच छूकर जला दिया। दरवाजा बहुत ही धीरे से खुला। बाहर अब कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन किसी के हल्के कदम कमरे में शामिल हुए। मिस मार्पल ने लाइट ऑन कर दी। ओह, उन्होंने कहा, आप हैं क्लोटिल्डे। कोई जरूरी बात थी क्या? मैं बस ये देखने आई थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, क्लोटिल्डे ने कहा। मिस मार्पल ने उसे ध्यान से देखा। क्लोटिल्डे ने एक लंबा
जामुनी रंग का गाउन पहन रखा था। कितनी प्रभावशाली महिला है, मिस मार्पल ने सोचा। उसके माथे पर गिरते हुए बाल, एक दुख भरी छवि, नाटक जैसी शख्सियत। एक बार फिर मिस मार्पल को नाटक की याद आई। क्लाइमेनिस्ट्रिया। आपको यकीन है मैं कुछ लाकर नहीं दूं? क्लोटिल्डी ने पूछा। नहीं धन्यवाद, मिस मार्पल ने कहा। माफ कीजिए, मिस मार्पल ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। मैंने दूध नहीं पिया। ओह, ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे लिए ठीक होगा, मिस मार्पल ने धीरे से कहा। क्लोटिल्डे बिस्तर के पास खड़ी रही, उन्हें घूरती हुई। सेहत के लिए अच्छा नहीं था, आप समझ रही है ना? मिस मार्पल ने कहा। आप क्या कहना चाह रही है? क्लोटिल्डे की आवाज अब सख्त हो गई। मुझे लगता है तुम समझती हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मिस मार्पल ने सीधी नजर से देखा। शायद तुम पूरी शाम से जानती हो, या शायद उससे पहले से। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि आप किस बारे में बात कर रही है। नहीं, मिस मार्पल ने एक हल्की व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। अब तो दूध ठंडा हो गया होगा, मैं इसे ले जाती हूँ। आपको गर्म दूध लाकर देती हूँ। क्लोटिल्डे ने हाथ बढ़ाकर दूध का ग्लास उठा लिया। तुम परेशान न हो, मिस मार्पल बोली। चाहे तुम गर्म करके भी लाओगे, मैं अब वो दूध नहीं पीऊंगी। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्या कह रही है। आप कितनी अजीब औरत है। किस तरह की औरत है आप? ऐसा क्यों बोल रही है? आप है कौन? मिस मार्पल ने अपने सिर पर लिपटा गुलाबी ऊन का मफलर नीचे खींचा, वैसा ही जैसा उन्होंने कभी वेस्ट इंडीज में पहना था। मेरे नामों में से एक नाम है नेमेसिस, मिस मार्पल ने कहा। नेमेसिस, और उसका क्या मतलब होता है? मुझे लगता है तुम अच्छे से जानती हो, मिस मार्पल बोली। तुम पढ़ी लिखी महिला हो। नेमेसिस कभी कभी देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। आप किसकी बात कर रही है? एक सुंदर सी लड़की जिसे तुमने मार डाला, मिस मार्पल ने कहा। मैंने मारा? आप कहना क्या चाह रही है? मैं वेरिटी की बात कर रही हूँ। और मैं उसे क्यों मारने लगी? क्योंकि तुम उससे बेहद प्यार करती थी, मिस मार्पल ने जवाब दिया। बिल्कुल करती थी। मैं उसे बेहद प्यार करती थी, और वो भी मुझे प्यार करती थी। किसी ने मुझसे हाल ही में कहा था कि प्यार एक बहुत डरावना शब्द है, और वो है भी। तुम वेरिटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी। वो तुम्हारी थी, पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से, जब तक कि उसकी जिंदगी में कुछ और नहीं आ गया। एक अलग तरह का प्यार। उसे एक लड़के से प्यार हो गया, एक नौजवान से। वो कोई बहुत अच्छा लड़का नहीं था, ना ही कोई आदर्श इंसान। उसका कोई अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं था, लेकिन वेरिटी उससे प्यार करती थी, और वो लड़का भी वेरिटी से प्यार करता था। और वेरिटी, वो यहाँ से भागना चाहती थी, उस बोझ से निकल जाना चाहती थी जिसमें प्यार के नाम पर वो बंधी हुई थी, तुम्हारे साथ। वो एक आम औरत की जिंदगी जीना चाहती थी, अपने चुने हुए आदमी के साथ रहना, उसके बच्चों की माँ बनना। वो शादी करना चाहती थी, एक सामान्य जिंदगी की सच्ची खुशी पाना चाहती थी। क्लोटिल्डे हिली। वह एक कुर्सी तक आई और उसमें बैठ गई। उसकी नजर मिस मार्पल पर टिकी थी। तो उसने कहा, आप बहुत अच्छी तरह समझ रही है सब कुछ। हाँ, मिस मार्पल ने कहा, मैं समझ रही हूँ। जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। मैं इसे नाकारूं या नहीं नाकारूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मिस मार्पल बोली, यहाँ अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि मैंने कितना सहा है? हाँ, मिस मार्पल बोली, मैं कल्पना कर सकती हूँ। मैं हमेशा कल्पना कर पाई हूँ। क्या आप उस पीड़ा की कल्पना कर सकती हैं? उस दर्द की
जब आपको पता हो कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज खोने वाली हो, और वो भी किसी ऐसे इंसान के हाथों जो घिनौना है, बिगड़ा हुआ है, एक ऐसा लड़का जो मेरी उस खूबसूरत, सुंदर सी लड़की के लायक नहीं था। मुझे रोकना ही था उसे, मुझे कुछ करना ही था, करना ही था। हाँ, मिस मार्पल ने कहा, उस लड़की को जाने देने से पहले तुमने उसे मार डाला, तुमने प्यार में उसे मार दिया। क्या आप सोचती है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? क्या आप सोचती है कि मैं उस लड़की का गला घोट सकती हूँ जिससे मैं प्यार करती थी? क्या आप सोचती है मैं उसका चेहरा कुचल सकती हूँ, उसका सिर चूर चूर कर सकती हूँ? ऐसा काम तो कोई हिंसक, बीमार दिमाग वाला ही कर सकता है। नहीं, मिस मार्पल बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी। तुम उससे प्यार करती थी, इसलिए तुमने उसे उस तरह नहीं मारा। तो फिर आप क्या बकवास कर रही है? तुमने वेरिटी को इस तरह नहीं मारा। जिस लड़की के साथ वो सब हुआ, वो वेरिटी नहीं थी। वेरिटी तो अब भी यहाँ है, यही, इसी बगीचे में। मुझे नहीं लगता कि तुमने उसका गला घोटा। मुझे लगता है तुमने उसे कॉफी या दूध में कोई नींद की दवा दी, एक जरा ज्यादा मात्रा में, जिससे वो शांति से मर गई। फिर तुमने उसे बाहर बगीचे में ले जाकर उस पुराने ग्रीन हाउस की ईंटों को हटाकर एक जगह बनाई, एक कब्र जैसा, और वहां दफना दिया। उसके बाद वहां पॉलीगोनम का पौधा लगाया, जो हर साल और भी घना और सुंदर होता गया। वेरिटी तो अब भी तुम्हारे साथ है, तुमने उसे कभी जाने ही नहीं दिया। पागल बुढ़िया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कहानी लेकर बच निकलोगी? मुझे लगता है हाँ, मिस मार्पल बोली, हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं। तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। अच्छा है कि तुम्हें ये बात समझ आ गई, और तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा, मिस मार्पल बोली। मैंने अपने जिंदगी में ये देखा है, जो एक बार हत्या करता है वो अक्सर दोबारा भी करता है। तुमने 2 लड़कियों को मारा है ना? जिससे प्यार करती थी उसे भी, और दूसरी किसी और वजह से। मैंने एक बेवकूफ, आवारा लड़की को मारा, एक नाबालिग, बेशरम लड़की को, नोरा ब्रॉड। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? मैंने सोचा था, मिस मार्पल बोली, जो मैं तुम्हारे बारे में देख पा रही थी, उससे ये तो तय था कि तुम उस लड़की को, वेरिटी को, गला घोटकर या उसका चेहरा कुचलकर नहीं मार सकती। लेकिन उसी समय के आसपास एक और लड़की भी गायब हुई थी, जिसकी लाश कभी मिली ही नहीं। पर मुझे लगा कि उसकी लाश तो मिल चुकी थी, बस किसी को ये समझ नहीं आया कि वो नोरा ब्रॉड की लाश थी। उसे वेरिटी के कपड़े पहनाए गए थे, पहचान के लिए उसी को बुलाया गया जो उसे सबसे बेहतर जानती थी। तुमने कहा कि वह वेरिटी ही थी, वह वेरिटी की ही लाश थी। और मैं ऐसा क्यों करती? क्योंकि तुम चाहती थी कि वो लड़का जिसने वेरिटी को तुमसे छीन लिया था, उस पर हत्या का इल्जाम लगे। इसलिए तुमने असली वेरिटी की लाश को छुपाया, एक ऐसी जगह जहां वो आसानी से न मिले। और जब दूसरी लाश मिली, तुमने उसे वेरिटी बताकर पहचान की। तुमने नोरा को वेरिटी के कपड़े पहनाए, उसका हैंडबैग रखा, 1-2 चिट्ठियां, एक कंगन, एक छोटा सा क्रॉस, और उसका चेहरा कुचल दिया। 1 हफ्ते पहले तुमने तीसरा कत्ल किया, एलिजाबेथ टेम्पल का। तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो इस इलाके में आ रही थी, और तुम्हें डर था कि कहीं उसे वो कुछ पता न चल जाए जो वेरिटी ने उसे लिखा हो या बताया हो। तुम्हें लगा कि अक्सर एलिजाबेथ टेम्पल और आर्च डिकन ब्रेबेजॉन मिल गए तो शायद वो दोनों मिलकर सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। एलिजाबेथ टेम्पल को आर्च डिकन से मिलने से रोकना जरूरी था। तुम बहुत ताकतवर औरत हो, तुम वो भारी पत्थर नीचे लुढ़का सकती हो। ये आसान नहीं रहा होगा, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, इतनी मजबूत कि तुमसे भी निपट सकती हूँ, क्लोटिल्डे ने कहा। मुझे नहीं लगता, मिस मार्पल ने कहा, कि तुम्हें ऐसा करने दिया जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बुढ़िया मुरझाई हुई औरत? हाँ, मिस मार्पल बोली, मैं एक बूढ़ी बिल्ली हूँ,
मेरे हाथ पैरों में ज्यादा ताकत नहीं, पर अपने तरीके से मैं न्याय की प्रतिनिधि हूँ। क्लोटिल्डे हंसी। और कौन रोकेगा मुझे तुम्हारा काम तमाम करने से? मेरा गार्डियन एंजल, मिस मार्पल ने कहा। गार्डियन एंजल पर भरोसा कर रही हो? क्लोटिल्डे फिर से हंसी और बिस्तर की ओर बढ़ी। शायद वो गार्डियन एंजल, मिस मार्पल बोली। मिस्टर राइफेल हमेशा हर चीज बड़े पैमाने पर करते थे। उनका हाथ तकिए के नीचे गया और बाहर आया, एक सीटी के साथ। और ये कोई मामूली सीटी नहीं थी, इसमें वो तीखी गूंज थी जो किसी भी सड़क के कोने पर खड़े पुलिस वाले का ध्यान खींच ले। दो चीजें एक साथ हुई। दरवाजा खुला, क्लोटिल्डे पलटी। मिस बैरो दरवाजे पर खड़ी थी। उसी वक्त अलमारी का दरवाजा खुला और मिस कुक बाहर आई। दोनों के चेहरे पर अब गंभीर पेशेवर अंदाज था, जो थोड़ी देर पहले की मिलनसार मुस्कान से बिल्कुल अलग था। दो गार्डियन एंजल, मिस मार्पल खुशी से बोली। मिस्टर राइफियल ने मुझे बहुत गर्वित किया, जैसे कि पहले कहा जाता था। अध्याय 22। मिस मार्पल अपनी कहानी सुनाती है। आपको कब पता चला, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने पूछा, कि वो दो औरतें प्राइवेट एजेंट थी जो आपकी सुरक्षा के लिए आई थी? वो अपनी कुर्सी में झुककर सोचते हुए देख रहे थे सफेद बालों वाली उस बुजुर्ग महिला को जो उनके सामने बैठी थी। वे लंदन के एक सरकारी बिल्डिंग में थे। वहां 4 लोग और मौजूद थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस का एक अफसर, स्कॉटलैंड यार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर सर जेम्स लॉयड, मैनस्टोन जेल के गवर्नर सर एंड्रयू मैकनील और चौथे होम सेक्रेटरी। आखिरी शाम से पहले तक नहीं, मिस मार्पल ने कहा। मैं पक्के तौर पर तब तक नहीं जानती थी। मिस कुक सेंट मेरी मीड आई थी और मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि वो नहीं थी जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, यानी एक माली जो अपनी दोस्त के गार्डन में मदद करने आई हो। इसलिए मेरे सामने एक ही विकल्प बचा, ये सोचने का कि वो असल में क्यों आई थी। और मुझे तब समझ आया जब मैंने उन्हें कोच पर फिर से देखा। मुझे तय करना पड़ा कि वो गार्डियन की भूमिका में थी या फिर दुश्मन की तरफ से आई थी। मैं बस उसी आखिरी रात सच में समझ पाई जब मिस कुक ने मुझे साफ शब्दों में चेतावनी दी कि मैं वो कॉफी न पीऊं जो क्लोटिल्डी ने मेरे सामने रखी थी। उन्होंने बात बहुत चतुराई से कही थी, पर उसमें साफ साफ चेतावनी थी। बाद में जब मैं उन दोनों को गुड नाइट कह रही थी, तो उनमें से एक ने मेरे हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया, बहुत स्नेहपूर्वक, और उसी दौरान कुछ मेरे हाथ में दे दिया। बाद में देखा तो वो एक हाई पावर्ड सीटी थी। मैंने उसे अपने पास रख लिया और वो दूध का गिलास ले लिया जो मेरे मेजबान ने जिद करके दिया था, और फिर उन्हें गुड नाइट कहा, ध्यान रखते हुए कि मेरा व्यवहार बिल्कुल सामान्य और दोस्ताना लगे। तो आपने वो दूध नहीं पिया? बिल्कुल नहीं, मिस मार्पल ने कहा। आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ? माफ कीजिए, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने दरवाजा बंद नहीं किया। वो तो सबसे गलत बात होती, मिस मार्पल ने जवाब दिया। मैं चाहती थी कि क्लोटिल्डे अंदर आए। मैं देखना चाहती थी कि वो क्या कहेगी या क्या करेगी। मुझे लग रहा था कि जब इतना समय बीत जाएगा कि उसे लगेगा मैंने दूध पी लिया है और अब मैं ऐसी नींद में हूँ जिससे शायद मैं कभी ना उठूं, तब वो जरूर आएगी। क्या आपने मिस कुक को अलमारी में छुपने में मदद की? नहीं, जब वो अचानक बाहर निकली तो मैं पूरी तरह हैरान रह गई। शायद, मिस मार्पल ने सोचते हुए कहा, शायद वो उस समय अंदर घुस गई थी जब मैं बाथरूम की तरफ गई थी। क्या आपको पता था कि वो दो महिलाएं घर में हैं? मुझे उम्मीद थी कि वो वापस ही आएगी, खासकर जब उन्होंने मुझे वो सीटी दी थी। मुझे नहीं लगता कि उस घर में अंदर घुसना कोई मुश्किल काम था। ना तो खिड़कियों पर शटर थे, ना ही कोई अलार्म। उनमें से एक ने बहाना किया कि हैंडबैग और स्कार्फ वही छूट गया है। शायद उन्होंने मिलकर कोई खिड़की खुली छोड़ दी हो, और मुझे लगता है कि जैसे ही वह बाहर निकली, वापस अंदर आ गई जब घर के लोग सोने जा रहे थे।
आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया मिस मार्पल। मैंने उम्मीद की थी कि सब ठीक रहेगा। मिस मार्पल बोली, जिंदगी में कभी कभी जरूरी खतरे उठाने पड़ते हैं। वैसे आपके उस पार्सल वाले आइडिया ने पूरा काम किया। वो पैकेज एकदम नया, चमकीले रंग का स्कारलेट और ब्लैक चेक्स वाला मर्दों का पोलो नेक स्वेटर था। बहुत ही ध्यान खींचने वाला। आपको कैसे पता चला? असल में, मिस मार्पल बोली, वो तो बड़ा सीधा सा मामला था। एमलिन और जोएना ने जो उस आदमी का हुलिया बताया था, उसे साफ लग रहा था कि वो कपड़े ही इतने चटक और नजर आने वाले थे ताकि लोग उन्हें जरूर नोटिस करें। और इसी वजह से जरूरी था कि ऐसे कपड़े कहीं आसपास ना छिपाए जाएं या उस इंसान के पास रखे ना जाएं। उन्हें तुरंत हटाना जरूरी था। और सच कहूं तो अगर कुछ हटाना हो तो सबसे आसान तरीका होता है पोस्ट ऑफिस के जरिए किसी चैरिटी को भेज देना। सर्दियों के कपड़े इकट्ठा करने वाली संस्थाएं जब एकदम नया ऊनी स्वेटर पाएगी तो बहुत खुश होगी। मुझे बस ये पता करना था कि वो पार्सल किस पते पर भेजा गया था। और आपने ये पोस्ट ऑफिस में पूछा? होम सेक्रेटरी थोड़ा चौंके। सीधे से तो नहीं पूछा। मैंने थोड़ी घबराई हुई सी ऐसी बातें की कि मैंने अपने कपड़े के पार्सल पर गलत पता लिख दिया है जो मैं किसी चैरिटी को भेज रही थी। फिर पूछा, क्या वो देख सकती है कि जो पैकेज मेरी मेजबान ने वहां दिया था वो किस पते पर भेजा गया? एक बहुत ही अच्छी महिला ने मेरी मदद की और बताया कि वो उस पते पर नहीं गया जिससे मैं उम्मीद कर रही थी, बल्कि उसने वो बताया जो उसने नोट किया था। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई शक हुआ कि मैं जानबूझकर जानकारी ले रही हूँ। उसे बस लगा कि मैं कोई भुलक्कड़, बूढ़ी और परेशान औरत हूँ जो अपने पुराने कपड़ों के पार्सल को लेकर उलझी हुई है। आहा, प्रोफेसर वॉन्स्टेड बोले, तो आप एक अवेंजर ही नहीं, एक अच्छी अदाकारा भी है मिस मार्पल। फिर उन्होंने पूछा, आपको सबसे पहले कब लगा कि 10 साल पहले क्या हुआ था? शुरुआत में तो, मिस मार्पल बोली, सब बहुत ही उलझा हुआ और लगभग असंभव लगा। मैं अपने मन में मिस्टर राइफियल को दोष दे रही थी कि उन्होंने चीजें साफ साफ क्यों नहीं बताई। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि उन्होंने जो किया बहुत समझदारी से किया। वाकई वो बहुत ही होशियार इंसान थे, तभी तो वो इतने बड़े फाइनेंसियर थे और इतनी आसानी से पैसे कमा लेते थे। उन्होंने अपनी योजना बहुत सोच समझ कर बनाई थी। उन्होंने मुझे हर बार थोड़ी थोड़ी जानकारी दी, जैसे कि मुझे धीरे धीरे रास्ता दिखाया जा रहा हो। पहले मेरे गार्डियन एंजल्स को सतर्क किया गया कि वो मेरा चेहरा पहचान ले। फिर मुझे उस टूर पर भेजा गया और वहां मौजूद लोगों से मिलवाया गया। क्या आपको पहले से किसी पर शक हुआ, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं? सिर्फ संभावना के तौर पर, कोई बुराई की भावना? नहीं, मुझे नहीं लगा कि वहां कोई स्पष्ट रूप से बुराई का माहौल था। मुझे ये भी नहीं बताया गया था कि मेरा वहां संपर्क कौन करेगा, लेकिन उसने खुद को मुझसे परिचित कराया। एलिजाबेथ टेम्पल? हाँ, वो एक सर्च लाइट जैसी थी, मिस मार्पल ने कहा। वो अंधेरों में चीजों को रोशन कर रही थी। अब तक मैं बिल्कुल अंधेरे में थी। कुछ बातें ऐसी थी जो होनी ही थी, तार्किक रूप से होनी चाहिए थी, क्योंकि मिस्टर राइफियल ने इशारा किया था। कहीं ना कहीं एक पीड़ित होना चाहिए और कहीं एक हत्यारा। हाँ, एक हत्यारा जरूर होना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र कड़ी थी जो मिस्टर राइफियल और मेरे बीच थी। वेस्ट इंडीज में एक हत्या हुई थी, हम दोनों उसमें शामिल थे, और वो जो भी मुझे जानते थे उसी मामले से जानते थे। इसलिए ये कोई और तरह का अपराध नहीं हो सकता था। ये एक जानबूझकर किया गया अपराध था, ऐसा अपराध जिसे देखकर साफ लगे कि इसे किसी ने अंजाम दिया है, जिसने अच्छाई की जगह बुराई को चुना। ऐसा लग रहा था कि दो पीड़ित थे, एक तो जिसे मारा गया था और दूसरा जो अन्याय का शिकार हुआ था, किसी ऐसे अपराध का आरोपी जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन जब तक मैंने मिस टेम्पल से बात नहीं की, इन सब बातों पर कोई रोशनी नहीं थी। वो बहुत संजीदा थी, बहुत प्रभावशाली। वहीं से मेरी मिस्टर राइफियल से जुड़ी पहली कड़ी शुरू हुई। उन्होंने एक लड़की का जिक्र किया
जिसे वो जानती थी, जो कभी मिस्टर राइफियल के बेटे से सगाई कर चुकी थी। बस वहीं से मुझे पहली रोशनी मिली। फिर उन्होंने बताया कि उस लड़की ने उससे शादी नहीं की थी। मैंने पूछा क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा क्योंकि वो मर गई। मैंने पूछा कैसे मरी, क्या हुआ था, तो उन्होंने बहुत गहराई और जोर से कहा। मैं अभी भी उनकी आवाज सुन सकती हूँ, जैसे किसी बड़े घंटी की गूंज। उन्होंने कहा लव, प्यार, और फिर कहा प्यार सबसे डरावना शब्द हो सकता है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। मेरा पहला ख्याल था कि उस लड़की ने दुखी होकर शायद आत्महत्या कर ली। ऐसा कई बार होता है और बहुत दुखद होता है। उस वक्त मुझे बस इतना ही पता था, और ये भी कि मिस टेम्पल की ये यात्रा कोई आम टूर नहीं थी। वो एक अलग सी यात्रा पर जा रही थी, किसी स्थान या व्यक्ति से मिलने। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो व्यक्ति कौन था। वो बात बाद में सामने आई। आर्चडीकन ब्रेबेजॉन। हाँ, उस समय मुझे उनके अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा कि इस पूरे नाटक के मुख्य पात्र, मुख्य किरदार टूर पर नहीं थे। वो बस के यात्रियों में नहीं थे। मैंने थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट जरूर की, खासकर दो लोगों के बारे में, जोएना क्रॉफर्ड और एमलीन प्राइस। उन पर क्यों ध्यान गया? क्योंकि वो युवा थे, मिस मार्पल ने कहा, और युवा लोग अक्सर आत्महत्या, हिंसा, तीव्र ईर्ष्या और दुखद प्रेम से जुड़े होते हैं। एक आदमी अपनी प्रेमिका को मार देता है, ऐसा होता है। हाँ, मेरा ध्यान उनकी ओर गया, लेकिन ऐसा लगा कि वहां कोई जुड़ाव नहीं है, कोई बुराई की छाया नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं। बाद में मैंने जानबूझकर उनका जिक्र एक तरह के डिस्ट्रैक्शन की तरह किया। जब हम ओल्ड मैनर हाउस में शेरी पी रहे थे, मैंने इशारा किया कि कैसे वो एलिजाबेथ टेम्पल की मौत के सबसे आसान संदिग्ध हो सकते हैं। जब मैं उन्हें फिर से देखूंगी, मिस मार्पल ने सजगता से कहा, मैं उनसे माफी मांगूंगी कि मैंने उन्हें अपनी असली विचारों से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल किया। और अगली घटना एलिजाबेथ टेम्पल की मौत थी। नहीं, मिस मार्पल ने कहा, असल में अगली बात थी मेरा ओल्ड मैनर हाउस पहुंचना। वहां जिस तरह से मेरा स्वागत हुआ और मुझे वहां रहने दिया गया, वो सब मिस्टर राइफियल ने ही पहले से तय किया था। इसलिए मैं जानती थी कि मुझे वहां जाना है, लेकिन क्यों जाना है ये नहीं जाना था। हो सकता है कि वो बस एक ऐसा स्थान हो जहां मुझे आगे की जानकारी मिले, जो मुझे मेरी खोज में और आगे ले जाए। माफ कीजिए, मिस मार्पल ने अचानक अपनी सामान्य माफी मांगने वाली और थोड़ी झिझकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। मुझे आप पर मेरी सारी सोच का बोझ नहीं डालना चाहिए। नहीं नहीं, प्लीज आगे बढ़िए, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने कहा। आपको शायद पता नहीं, लेकिन जो कुछ आप बता रही है वो मेरे लिए तो बेहद दिलचस्प है। ये बहुत सी बातों से जुड़ता है जो मैंने अपने कामों में देखा है। अपने अनुभव बताते रहिए। हाँ, जरूर बताइए, सर एंड्रयू मैकनील ने कहा। वो एक एहसास था, मिस मार्पल ने कहा। वो असल में तर्क पर आधारित नहीं था। ये एक तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, या किसी माहौल के प्रति संवेदनशीलता। हाँ, वॉन्स्टेड ने कहा, माहौल होता है। घरों में माहौल होता है, जगहों पर माहौल होता है, बागों में होता है, जंगल में, पब में, एक कॉटेज में। 3 बहनें, यही शब्द मेरे मन में आया जब मैं द ओल्ड मैनर हाउस में दाखिल हुई। लवीनिया ग्लीन ने मुझे बहुत प्यार से स्वागत किया, लेकिन 3 बहनों का जिक्र करते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। रूसी साहित्य की 3 बहनें, या फिर मैकबेथ की 3 चुड़ैलें, ये सब एक डरावनी छाया छोड़ जाती है। उस घर में एक माहौल था, गहरे दुख का, डर का, और साथ ही एक उलझे हुए नॉर्मल माहौल का जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। मुझे लगता है वो मिसेस ग्लीन की वजह से था। वही मुझे होटल से ले जाने आई थी। वो एक नॉर्मल और सुखद महिला थी, एक विधवा। बहुत खुश नहीं थी, पर वो दुखी भी नहीं थी।
उनके स्वभाव और माहौल में बस तालमेल नहीं था। वो मुझे घर ले गई और फिर मैं बाकी दो बहनों से मिली। अगले दिन सुबह एक बुजुर्ग नौकरानी ने मुझे चाय लाकर दी और एक पुरानी कहानी सुनाई। एक लड़की जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने मार डाला था। आसपास के कई और लड़कियों के साथ भी हिंसा या यौन शोषण हुआ था। मुझे अब दूसरी बार सोचना पड़ा। मैंने बस के लोगों को इस कहानी से अलग मान लिया था, लेकिन कहीं न कहीं एक कातिल तो था ही। क्या वो इस घर में था? क्लोटिल्डे, लवीनिया, एंथिया, 3 नाम, 3 बहनें, जैसी कोई रहस्यमयी कथा। सबसे पहले मेरी नजर क्लोटिल्डे पर गई। लंबी, खूबसूरत और असरदार शख्सियत, जैसे एलिजाबेथ टेम्पल थी। मुझे लगा इस सीमित दायरे में कम से कम 3 बहनों के बारे में अंदाजा तो लगा ही सकती हूँ। कौन हो सकता है कातिल? कैसा कातिल? किस तरह की हत्या? तभी मैंने बुराई महसूस की, एक अलग सी बुराई। जरूरी नहीं कि वे तीनों बुरी ही हो, लेकिन ऐसा लगा कि वो एक ऐसे माहौल में जी रही थी जहां कभी कुछ बुरा हुआ था और अब भी उसकी छाया थी। क्लोटिल्डे सबसे बड़ी मेरे मन में क्लाइमेंस्ट्रा जैसी छवि बनाती थी। हाल ही में एक बॉयज पब्लिक स्कूल में एगमेनॉन देखने गई थी। क्लाइमेंस्ट्रा के रोल करने वाले लड़के की परफॉर्मेंस कमाल की थी। मुझे क्लोटिल्डे में वही भावना दिखी, जैसे किसी पति को बाथटब में मारने का प्लान बना सकती हो। प्रोफेसर वॉन्स्टेड जोर से हंस पड़ने ही वाले थे, लेकिन मिस मार्पल की गंभीरता देखकर रुके। मिस मार्पल ने आंखों से हल्की मुस्कान दी। हाँ, मैं जानती हूँ, ये कहने में काफी अजीब लगता है। अफसोस उसका कभी पति था ही नहीं, तो मारने का सवाल ही नहीं। फिर मेरी नजर लविनिया ग्लीन पर गई। बहुत प्यारी, अच्छी महिला। लेकिन दुख की बात है कि कभी-कभी हत्यारे ऐसे ही प्रतीत होते हैं, आकर्षक, स्नेही। उन्होंने संसार के लिए वही छवि बनाई होती है। बहुत से हत्यारे अत्यंत सौम्य और प्रिय रहे हैं, और जब उनका अपराध सामने आता है तो लोग चकित रह जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को सम्मानीय हत्यारे कहती हूँ, जो हत्या करते हैं लेकिन किसी भावना से नहीं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लाभ के लिए। मुझे नहीं लगता कि लवीनिया ऐसा कर सकती थी, लेकिन मैं उसे भी पूरी तरह नाकार नहीं सकती। उसका एक पति था जो अब नहीं था। वे कई वर्षों से विधवा थी। फिर तीसरी बहन एंथिया की बारी आई। उसका व्यक्तित्व बहुत अस्थिर लगा, मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित, विचारों में उलझी हुई, डर से भरी हुई। किसी बात का भय उसे लगातार सताता रहता। मुझे लगा अगर उसने कोई अपराध किया है, ऐसा अपराध जिसे वह समझती थी कि अब बीते जमाने की बात हो चुकी है, लेकिन हाल ही में एलिजाबेथ टेम्पल की जांच के कारण शायद फिर से वह बात सामने आ सकती है, तो वह भय उसी बात का हो सकता है। एंथिया की देखने की एक विचित्र आदत थी। वो आपको देखती थी और फिर अचानक अपने कंधे के पीछे किसी चीज को देखती थी, मानो वहां कोई खड़ा हो, कोई ऐसा जिससे उसे डर लगता था। तो हाँ, वह भी एक संभावित उत्तर थी। शायद कोई ऐसी हत्यारिन जो मानसिक रूप से पूरी तरह स्थिर नहीं थी, जिसने भय या उत्पीड़न की भावना में आकर हत्या की हो। ये सब विचार थे, कुछ अधिक स्पष्ट मूल्यांकन जो मैंने कोच में पहले भी किया था, लेकिन अब घर का वातावरण मुझे पूरी तरह हावी हो चुका था। अगले दिन मैं एंथिया के साथ बगीचे में घूमने निकली। वहां एक अंत में टीला था, एक पुराना ग्रीन हाउस जो ढह चुका था और जिसके अवशेषों से वह टीला बना था। ये सब युद्ध के बाद की बात है, जब मरम्मत के काम और माली नहीं मिल पाए थे, इसलिए वह पुराना ग्रीन हाउस धीरे धीरे उजड़ता चला गया। उसकी दीवारें ढह गई, ईंटें जमा करके उन पर मिट्टी और घास की परत चढ़ा दी गई। उस पर एक खास किस्म की बेल उगाई, वही बेल जो अक्सर बगीचे में किसी टूटी फूटी या किसी बदसूरत चीज को छिपाने के लिए लगाई जाती है। उसका नाम पॉलीगोनम है। यह बहुत तेजी से फैलने वाली झाड़ी होती है, जो जिस पर चढ़ती है उसे पूरी तरह ढक देती है, उसका दम घोट देती है, सुखा देती है,
निगल जाती है। ये हर चीज पर छा जाती है। अपने आप में ये पौधा डरावना लगता है। इसके फूल सफेद और बेहद सुंदर होते हैं, बिल्कुल मोहक। अभी फूल खिले नहीं थे, लेकिन जल्द ही खिलने वाले थे। मैं वहां एंथिया के साथ खड़ी थी और वह उस ग्रीन हाउस की बर्बादी को लेकर गहरे दुख में डूबी हुई दिख रही थी। उसने कहा कि वहां की बेलों में अंगूर बेहद स्वादिष्ट होते थे। वही बात थी जो उसे अपने बचपन के बगीचे की सबसे खास याद के रूप में याद आती थी। और अब वे बेतहाशा चाहती थी कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह उस टीले को खुदवा सके, जमीन समतल करवा सके और उस पुराने ग्रीन हाउस को फिर से बनवा सके, जिसमें फिर से मस्कट अंगूर और आड़ू उगाए जा सके। ये केवल याद नहीं थी, ये एक गहरी, दर्द भरी तड़प भी थी। सिर्फ अतीत की लालसा नहीं थी, उससे कुछ ज्यादा था। उस पल मुझे फिर से वही डर का माहौल महसूस हुआ। उस टीले के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे डरा रहा था। उस समय में मैं नहीं समझ पाई कि वह डर किस बात का था। लेकिन फिर अगली घटना घटी, एलिजाबेथ टेम्पल की मौत। एमलिन प्राइस और जोआना क्रॉफर्ड की बातों से साफ हो गया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जानबूझकर की गई हत्या थी। मुझे लगता है उसी क्षण से, मिस मार्पल ने कहा, मैं समझ गई थी। मैंने तय कर लिया था कि ये 3 हत्याएं हुई है। मुझे मिस्टर राइफियल के बेटे के बारे में पूरी कहानी सुनने को मिली। एक बिगड़ा हुआ लड़का, जेल की सजा भुगत चुका, लेकिन उसमें कोई बात ऐसी नहीं थी जो ये साबित करे कि वह हत्यारा हो सकता है। सभी सबूत उसके खिलाफ थे, मगर मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था कि उसने वेरिटी हंट की हत्या नहीं की थी। और फिर आज डिकन ब्रेबेजॉन ने जैसे पूरे मामले पर अंतिम मोहर लगा दी। वह इन दोनों नौजवानों को जानते थे। दोनों उनके पास शादी की अनुमति मांगने आए थे। आज डिकन को लगता था कि ये विवाह शायद समझदारी भरा नहीं होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे। वह प्रेम जिसे उन्होंने सच्चा प्रेम कहा। लड़की उस लड़के से उतना ही सच्चा प्रेम करती थी जितना सच्चा उसका नाम था, वेरिटी। और उन्होंने ये भी महसूस किया कि उस लड़के ने भी, भले ही उसका अतीत अच्छा न रहा हो, वेरिटी से सच्चा प्रेम किया था और वह सचमुच अपने पुराने बुरे तौर तरीकों को छोड़ना चाहता था। आर्चडिकन को नहीं लगता था कि ये विवाह बहुत सुखद होगा, लेकिन उनके अनुसार ये एक जरूरी विवाह था, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो इंसान दुख और असफलता का मूल्य चुकाने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन एक बात थी जिसका मुझे पूरी तरह यकीन था, वह कुचला हुआ चेहरा, वह सिर जिस पर जैसे किसी ने बेरहमी से प्रहार किया हो। ऐसा किसी ऐसे लड़के ने नहीं किया हो सकता जो वास्तव में उस लड़की से प्यार करता हो। ये यौन शोषण की कहानी नहीं थी, इस प्रेम के पीछे कोमलता थी। मैं आज डिकन की बात पर भरोसा कर चुकी थी और मुझे ये भी पता चल गया था कि असली सुराग क्या था, एलिजाबेथ टेम्पल का दिया हुआ सुराग। उन्होंने कहा था कि वेरिटी की मौत का कारण था प्यार, और वह बोली थी, प्यार, ये शब्द दुनिया का सबसे डरावने वाला शब्द है। उसके बाद सब कुछ साफ हो गया, मिस मार्पल बोली। मुझे लगता है मैं पहले ही समझ चुकी थी। बस कुछ छोटी बातें थी जो पहले मेल नहीं खा रही थी, लेकिन अब सब कुछ जुड़ गया। एलिजाबेथ टेम्पल ने कहा था, मौत का कारण प्यार था, और फिर जोड़ा था कि प्यार एक बहुत ही डरावना शब्द हो सकता है। अब सब कहानी मेरे सामने थी। वह प्रेम जो क्लोटिल्डे को वेरिटी से था, बहुत अधिक, लगभग जुनूनी प्रेम। वेरिटी भी क्लोटिल्डे पर श्रद्धा रखती थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो उसमें एक सामान्य लड़की की इच्छाएं जागी, प्रेम की, विवाह की और मां बनने की। और फिर आया माइकल राइफियल, वह लड़का जिससे वह सच्चा प्रेम कर बैठी। वह जानती थी कि वह भरोसेमंद नहीं है, वह बुरा लड़का है, लेकिन मिस मार्पल ने सामान्य स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो किसी लड़की को रोक सके। लड़कियां हमेशा से बुरे लड़कों से प्रेम करती हैं। उन्हें लगता है कि वे उन्हें बदल सकती है, और जो अच्छे, भरोसेमंद लड़के होते हैं उन्हें अक्सर यही जवाब मिलता है, तुम मेरे भाई जैसे हो, जो किसी को भी पसंद नहीं आता।
वेरिटी को माइकल राइफियल से प्रेम हो गया था और माइकल भी उससे विवाह करने को तैयार था। वह अपनी पुरानी आदतें छोड़कर एक नया जीवन शुरू करना चाहता था। मैं नहीं कहती कि वे हमेशा खुश रहते, मिस मार्पल ने कहा, लेकिन आज डिकन सही थे। यह सच्चा प्यार था और इसलिए वे दोनों विवाह करने वाले थे। वेरिटी ने शायद एलिजाबेथ को पत्र लिखकर बताया होगा कि वह माइकल से विवाह करने जा रही है। ये योजना उन्होंने गुप्त रखी क्योंकि वेरिटी जानती थी कि वह जिससे बचना चाहती थी वह आसानी से अनुमति नहीं देगी। हर संभव रुकावट डाली जाएगी और इसलिए उसने भाग जाने का निश्चय किया। हालांकि उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वे कानूनी विवाह कर सकते थे। एलिजाबेथ टेम्पल फिर आर्चडीकन ब्रेबेजॉन के पास गई, जो उनके पुराने मित्र थे। शादी की तारीख, समय और शायद शादी के कपड़े भी उन्होंने चुपके से खरीद लिए। माइकल और वेरिटी कहीं मिलने वाले थे, अलग अलग समय पर। मुझे लगता है माइकल वहां पहुंचा, लेकिन वेरिटी नहीं आई। वह उसका इंतजार करता रहा, शायद कारण जानने की कोशिश भी की, लेकिन वह कभी नहीं आई। मुझे लगता है शायद उस समय एक संदेश भेजा गया होगा, शायद एक चिट्ठी भी, जो कि वेरिटी की नकली हैंडराइटिंग में लिखी गई थी। उसमें लिखा होगा कि उसने अपना इरादा बदल लिया है, अब वह नहीं आ रही और कुछ समय के लिए कहीं दूर जा रही है ताकि इस सदमे से उबर सके। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर मानती हूँ कि माइकल ने कभी सपने में भी असली वजह का अंदाजा नहीं लगाया होगा, कि वह इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे जानबूझकर, बेहद निर्दयता से, शायद पागलपन की हद तक मार दिया गया था। क्लोटिल्डे अपनी प्रिय वेरिटी को खोने नहीं देना चाहती थी। वह उसे आजाद नहीं करना चाहती थी। उसे उस लड़के के पास नहीं जाने देना चाहती थी जिसे वह खुद नफरत करती थी। वह वेरिटी को अपने ही तरीके से अपने पास रखना चाहती थी। लेकिन जो बात मेरे गले नहीं उतर रही थी, वो ये थी, मुझे नहीं लगता कि उसने लड़की का गला घोटा और फिर उसका चेहरा बिगाड़ा। मुझे नहीं लगता कि क्लोटिल्डे ऐसा कर सकती थी। मुझे लगता है उसने पुराने ग्रीन हाउस की ईंटों को फिर से जमाया और उन पर मिट्टी और घास डालकर एक टीला बना दिया। वेरिटी को पहले ही शायद कोई नींद की दवा दे दी गई थी, ज्यादा मात्रा में, जहर का एक प्याला, भले ही वह जहर हेमलॉक का न हो। और फिर उसने उसे वही गार्डन में दफना दिया, ईंटें, मिट्टी और घास से उसे ढक दिया। क्या बाकी दोनों बहनों को भी शक नहीं हुआ? मिसेस क्लीन उस समय वहां नहीं थी। उनके पति जीवित थे और वह विदेश में थी, लेकिन एंथिया वहां थी। मुझे लगता है एंथिया को कुछ न कुछ जरूर पता लगा था। शुरू में शायद उसे मौत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि क्लोटिल्डे गार्डन के आखिरी हिस्से में एक टीला बना रही है, जिसे वो फूलों के झाड़ियों से ढकना चाहती थी, एक सुंदर जगह बनाने के लिए। धीरे धीरे शायद एंथिया को सच समझ आने लगा, और फिर जब क्लोटिल्डी ने बुराई को स्वीकार कर लिया, तो फिर उसे कोई पछतावा नहीं रहा। मुझे लगता है फिर वह आगे की योजना बनाने में आनंद लेने लगी। वह इस गांव की लड़की को जानती थी, नोरा ब्रॉड, जो कभी कभी उसके पास लाभ की उम्मीद से आती थी। एक दिन क्लोटिल्डे ने उस लड़की के साथ कहीं दूर पिकनिक का प्लान बनाया, शायद 30-40 मील दूर। उसने पहले से ही जगह चुन ली थी। फिर उसने लड़की का गला घोटा, उसका चेहरा बिगाड़ा और उसे मिट्टी और पत्ते और शाखाओं के नीचे छिपा दिया। आखिर कोई उस पर क्यों शक करता? उसने वहां वेरिटी का हैंडबैग रखा, वो चेन जो वेरिटी हमेशा पहनती थी, और वेरिटी के कपड़े भी पहनाए उसे। उसे उम्मीद की थी कि अपराध कुछ समय तक सामने नहीं आएगा। इसी बीच उसने ये अफवाह फैलाई कि नोरा ब्रैड को माइकल के गाड़ी में देखा गया है, कि वह उसके साथ घूम रही थी। शायद उसने ये भी कहा होगा कि वेरिटी ने माइकल की बेवफाई की वजह से सगाई तोड़ दी है। वो कुछ भी कह सकती थी, और मुझे लगता है जो कुछ भी उसने कहा उसमें उसे मजा आया। बेचारी खोई हुई आत्मा। आप उसे बेचारी आत्मा क्यों कहती है मिस मार्पल? क्योंकि, मिस मार्पल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई दुख उस दुख से बड़ा हो सकता है।
जो क्लॉटिल्डे ने पिछले 10 सालों में झेला है। हर दिन, हर साल उसी चीज के साथ जीती रही। उसने वेरिटी को अपने पास रखा था, उस पुराने मैनर हाउस के गार्डन में, हमेशा के लिए। उसे शुरू में ही ये अंदाजा नहीं था कि इसका क्या मतलब होगा। उस लड़की को फिर से जिंदा देखने की उसकी तड़प, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी पश्चाताप महसूस किया। उसे भी वो राहत नहीं मिली। वह बस दुख सहती रही। और अब मुझे समझ आता है कि एलिजाबेथ टेम्पल का क्या मतलब था। शायद उससे भी बेहतर मैं समझ सकी हूँ। प्यार एक बेहद भयानक चीज हो सकती है। प्यार बुराई को जन्म दे सकती है और ये बुराई सबसे खतरनाक हो सकती है। और उसे इसी के साथ जीना पड़ा, हर दिन, हर साल। मुझे लगता है, मिस मार्पल बोली, कि एंथिया इस बात से डरी हुई थी। उसे शायद शुरू से ही ज्यादा समझ थी कि क्लॉटिल्डे ने क्या किया है, और उसे लगता था कि क्लॉटिल्डे को भी पता है कि एंथिया सब जानती है। क्लॉटिल्डे ने एंथिया को वो पार्सल डाक में भेजने को दिया जिसमें वो स्वेटर था। उसने मुझसे एंथिया के बारे में बातें कही कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, कि अगर उसे ईर्ष्या या सताए जाने की भावना हो तो वह कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है, हाँ, निकट भविष्य में कुछ ऐसा भी हो सकता था, जैसे कोई सुनियोजित आत्महत्या, एक गिल्टी कॉन्शियंस की वजह से। और फिर भी आप उस औरत के लिए अफसोस जता रही है? सर एंड्रयू ने पूछा। बुराई कैंसर की तरह होती है, एक घातक फोड़ा। ये बहुत दुख लाती है। बिल्कुल घातक, मिस मार्पल ने कहा। आपको शायद बताया गया होगा उस रात क्या हुआ, प्रोफेसर वॉन्स्टेड बोले, जब आपके एक गार्डियन एंजल ने आपको वहां से हटा दिया था। आप क्लॉटिल्डे की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे याद है। उसने मेरे दूध का ग्लास उठाया था। जब मिस कुक मुझे कमरे से बाहर ले जा रही थी, तब वो उसे पकड़े हुए थी। शायद उसने उसे पी लिया। हाँ, उसने पी लिया। क्या आपको पता था कि ऐसा हो सकता है? नहीं, उस वक्त मैंने सोचा नहीं था। शायद अगर सोचती तो अंदाजा लगा सकती थी। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसने बहुत तेजी से किया और किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि उस दूध में कुछ गड़बड़ है। तो उसने उसे पी लिया। क्या इससे आपको हैरानी हुई? नहीं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। उस वक्त तक बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि वो खुद भी उन सब चीजों से भागना चाहती थी जिनके साथ उसे जीना पड़ रहा था, जैसे कि वैरिटी वहां उस जिंदगी से भागना चाहती थी। लेकिन आप वैरिटी के लिए उतनी दुखी नहीं लगती जितनी क्लॉटिल्डे के लिए। नहीं, मिस मार्पल ने कहा, वो दुख का एक अलग ही रूप है। मुझे वैरिटी के लिए दुख है क्योंकि उसने वो सब कुछ खो दिया जो वो बस पाने ही वाली थी। प्यार, समर्पण और इस इंसान के साथ जिंदगी बिताने का अवसर जिससे वो सच्चा प्यार करती थी। सच्चा, पूरे मन से। वो सब उसे कभी नहीं मिल सका और अब कुछ भी उसे वो लौटा नहीं सकता। मुझे उसके लिए, उस चीज के लिए दुख है जो उसके पास नहीं थी। लेकिन क्लॉटिल्डे ने जो सहा, उससे वेरिटी बच गई। दुख, डर और बुराई को धीरे धीरे अपनाना, क्लॉटिल्डे को उसी के साथ जीना पड़ा। मतलब वेरिटी के साथ? हाँ, बगीचे में दफन, उस कब्र में जिसे क्लॉटिल्डे ने खुद तैयार किया था। वो वहां थी, द ओल्ड मैनर हाउस में। क्लॉटिल्डे ये जानती थी। शायद कभी कभी जब वो पॉलीगोनम के फूल तोड़ने जाती थी, उसे लगता होगा कि वो वैरिटी को देख रही है या सच में देखती होगी। उस समय वो खुद को वैरिटी के बहुत करीब महसूस करती होगी। इससे बुरा उसके साथ और क्या हो सकता है? इससे बुरा कुछ नहीं। अध्याय 23। वो बूढ़ी औरत तो डराती है, सर एंड्रयू मैकनील ने कहा जब उन्होंने मिस मार्पल को अलविदा कहा। इतनी सौम्य और इतनी खतरनाक, असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा। प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने मिस मार्पल को उनकी कार तक पहुंचाया और फिर लौटकर कुछ अंतिम बातें करने लगे। आपको क्या लगता है उसके बारे में, एडमंड? अब तक की सबसे डरावनी औरत, होम सेक्रेटरी ने कहा। खतरनाक? वॉन्स्टेड ने पूछा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं, लेकिन हाँ, बेहद डरावनी। नेमेसिस, वॉन्स्टेड ने सोचते हुए कहा। वो दो औरतें,
एजेंसी वाले ने कहा। जो उसकी सुरक्षा में लगी थी, उन्होंने उस रात का बड़ा अजीब सा बयान दिया। वो लोग बड़ी आसानी से घर में घुस गई, नीचे के एक छोटे से कमरे में छिप गई, जब तक सब लोग ऊपर नहीं चले गए। फिर एक लड़की उसके बेडरूम में जाकर अलमारी में छिप गई और दूसरी बाहर से निगरानी करती रही। बेडरूम वाली ने बताया कि जब वो अलमारी से बाहर निकली, तो वो बूढ़ी औरत पलंग पर बैठी थी, गले में गुलाबी ऊनी शॉल लपेटे, बिल्कुल शांत चेहरा लिए, ऐसे चहचहा रही थी जैसे कोई बुजुर्ग स्कूल टीचर हो। उन्होंने कहा, वो पलंग पर बैठी ऐसी बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने तो कहा कि उन्हें झटका ही लग गया। गुलाबी ऊनी शॉल, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने दोहराया। मुझे याद है। क्या याद है? ओल्ड राइफियल। उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था और मैं खूब हंसा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये बात जिंदगी में कभी नहीं भुलाई। उस पल को जब एक अजीब सी, थोड़ी सनकी लगने वाली बूढ़ी बिल्ली गुलाबी ऊनी शॉल लपेटे उनके कमरे में चली आई, वेस्ट इंडीज में, और कह रही थी कि उन्हें उठकर एक हत्या रोकनी है। और उन्होंने पूछा, आप सोचती क्या हो कि क्या कर रही हो? और वो बोली, मैं नेमेसिस हूँ। उन्होंने कहा था, नेमेसिस? उससे कम मिलती जुलती कोई चीज नहीं हो सकती। मुझे वो बात बेहद पसंद आई थी, खासकर वो गुलाबी ऊनी शॉल वाला हिस्सा। प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वो बात बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा। माइकल, प्रोफेसर वॉन्स्टेड ने कहा, मैं तुम्हें मिस जेन मार्पल से मिलवाना चाहता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। 32 साल का वो युवक सफेद बालों वाली, थोड़ी कमजोर सी दिखने वाली बूढ़ी महिला की तरफ थोड़े संदेह भरे भाव से देखता रहा। ओ, हाँ, उसने कहा, कुछ सुना तो था। बहुत शुक्रिया। वो वॉन्स्टेड की ओर मुड़ा। तो ये सच है? मुझे माफी मिल रही है या कुछ ऐसा ही? मेरी सजा माफ हो रही है? थोड़ा अजीब नहीं है ये? हाँ, एक रिलीज जल्दी ही हो जाएगी। तुम बहुत जल्द आजाद इंसान बन जाओगे। ओह, कल की आवाज में हल्का सा संदेह था। थोड़ा वक्त लगेगा आदत डालने में, है ना? मिस मार्पल ने नरमी से कहा। वो उसे सोचते हुए देखती रही, जैसे वो 10 साल पहले रहा होगा। अभी भी आकर्षक था, हालांकि थकावट के सारे निशान चेहरे पर थे। आकर्षक, हाँ, बहुत आकर्षक रहा होगा कभी। तब उसमें एक चंचलता रही होगी और एक आकर्षण। वो अब सब चला गया था, लेकिन शायद फिर से लौट सकता है। उसके होठों की बनावट थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें सुंदर थी, सामने देखती थी, और शायद झूठ बोलने में काम आती होगी। ऐसे झूठ जो लोग सच मानना चाहते हैं। बहुत मिलता जुलता था। किससे? मिस मार्पल ने याद करने की कोशिश की। हाँ, जोनाथन बिर्किन गायक मंडली में गाता था। उसकी आवाज में बहुत मिठास थी, बैरीटोन, और लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी। एक अच्छी सी नौकरी भी थी उसकी, गैब्रियल कंपनी में क्लर्क के रूप में। हाँ, बस उन चेक्स वाली छोटी सी बात ने सब बिगाड़ दिया। ओह, माइकल ने और भी संकोच से कहा, आपने इतना सब किया? उसके लिए बहुत आभार। मुझे अच्छा लगा ये सब करना, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अलविदा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी में अब अच्छा समय आने वाला है। हमारे देश की हालत अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें कोई काम मिल जाए जो तुम्हें पसंद आए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सच में बहुत आभारी हूँ। पर उसकी आवाज अब भी थोड़ी डरी हुई सी थी। मुझसे नहीं, तुम्हें अपने पिता का आभारी होना चाहिए, मिस मार्पल ने कहा। डैड, उन्हें तो कभी मुझ पर खास भरोसा नहीं था। तुम्हारे पिता, जब वे जीवन के अंतिम समय में थे, तब उन्होंने ये ठान लिया था कि तुम्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इंसाफ? माइकल राइफियल कुछ सोचने लगा। हाँ, तुम्हारे पिता को न्याय बहुत महत्वपूर्ण लगता था। मुझे लगता है वो शायद खुद भी न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा था उसमें एक पंक्ति का उल्लेख था, एक उदाहरण,
न्याय बहे जैसे जलधारा और धर्म बहे जैसे एक अनंत सूत्र। ओह, ये किसका है? शेक्सपियर? नहीं, बाइबल से है। सोचने की बात है, मुझे भी सोचना पड़ा। मिस मार्पल ने वो पैकेट खोला जो वे अपने साथ लाई थी। उन्होंने मुझे ये दिया। उन्होंने कहा, कहते हैं कि मैंने सच्चाई जानने में मदद की, इसलिए शायद मुझे रखना चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि असली हक तुम्हारा है। अगर तुम सच में इसे रखना चाहो, शायद तुम न चाहो। उन्होंने वेरिटी हंट की तस्वीर माइकल को थमा दी। वही तस्वीर जो क्लोटिल्डे ब्रैडबेरी स्कॉट ने उन्हें द ओल्ड मैनर हाउस के ड्राइंग रूम में दिखाई थी। माइकल ने तस्वीर ली और चुपचाप उसे देखने लगा। उसका चेहरा बदल गया। पहले मुलायम हुआ, फिर एक अजीब सी कठोरता आ गई। मिस मार्पल चुपचाप उसे देखती रही। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर वॉनस्टेड भी देख रहे थे, दोनों को, वो बुजुर्ग महिला और वो लड़का। उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य क्षण नहीं था, ये कोई मोड़ था, किसी नई जिंदगी की शुरुआत बन सकता था। माइकल राइफेल ने एक आह भरी और तस्वीर मिस मार्पल को वापस दे दी। नहीं, अब सही है, मुझे ये नहीं चाहिए। वो जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, वो चली गई। मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। अब जो कुछ भी मैं करूंगा वो नया होगा, आगे बढ़ते हुए। आप, उसने रुककर मिस मार्पल को देखा, क्या आप समझ रही है? हाँ, मिस मार्पल ने कहा, मैं समझ रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम सही हो। मैं तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उसने अलविदा कहा और बाहर चला गया। खैर, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने कहा, वो कोई उत्साही युवा नहीं था। उसने थोड़ा और उत्साहित होकर धन्यवाद करना चाहिए था। ओह, कोई बात नहीं, मिस मार्पल ने कहा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा। इससे वो और भी ज्यादा संकोच महसूस करता। ये आप जानते हैं, बहुत ही शर्मनाक होता है जब किसी को धन्यवाद कहना पड़े, फिर से जिंदगी शुरू करनी पड़े, सब कुछ एक नए दृष्टिकोण से देखना पड़े। मुझे लगता है कि वो ठीक कर पाएगा। वो कड़वा नहीं है, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे अच्छे से समझ में आता है कि उस लड़की ने उसे क्यों पसंद किया। खैर, इस बार वो सही रास्ते पर चले। इसमें थोड़ा शक है, मिस मार्पल ने कहा। वो खुद को ठीक से संभाल नहीं पाएगा। अगर बेशक उम्मीद की जाती है कि वो सचमुच एक अच्छी लड़की से मिले, मुझे नहीं लगता कि वो खुद को संभाल पाएगा। मिस मार्पल, मुझे आप में जो अच्छा लगता है वो है आपका प्रैक्टिकल दिमाग। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मिस्टर ब्रॉडरिप ने मिस्टर शुस्टर से कहा। हाँ, ये सब कुछ बहुत ही असाधारण है ना? मैं पहले विश्वास नहीं कर सका, मिस्टर ब्रॉडरिप ने कहा। आप जानते हैं, जब बेचारे बूढ़े राइफियल मर रहे थे तो मुझे लगा कि ये सब बुढ़ापे की कोई बात होगी, इतना कि वो उतने बूढ़े नहीं थे इसके लिए। तभी बजर की आवाज आई। शुस्टर ने फोन उठाया। ओ, वो आ गई है ना? उन्हें ऊपर ले आओ, उन्होंने कहा। वो आ गई है, उन्होंने कहा। मिस मार्पल को कमरे में लाया गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मार्पल, मिस्टर ब्रॉडरिप ने कहा, खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने कमाल का काम किया, मिस्टर शुस्टर ने हाथ मिलाते हुए कहा। मिस मार्पल शांत भाव से मेज के दूसरी ओर बैठ गई। जैसा कि मैंने अपने पत्र में लिखा था, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने उस प्रस्ताव की शर्तों को पूरा कर दिया है जो मुझसे की गई थी। मुझे जो काम सौंपा गया था मैं उसमें सफल रही हूँ। ओह हाँ, हमें सब कुछ पहले ही पता चल गया है, प्रोफेसर वॉनस्टेड ने भी बताया। लीगल डिपार्टमेंट से भी खबर मिली और पुलिस से भी। हाँ, वाकई शानदार काम किया है आपने मिस मार्पल। हमारी तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। मुझे डर था, मिस मार्पल ने कहा, कि मैं शायद वो सब कर ही नहीं पाऊं जो मुझसे उम्मीद की गई थी। शुरुआत में तो ये काम बहुत ही मुश्किल और लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। बिल्कुल, मुझे भी तो ये सब नामुमकिन जैसा ही लगता था। आप कैसे कर गई मिस मार्पल, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे, मिस मार्पल ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बस लगन की बात होती है ना? अब उस रकम की बात करें जो हमारे पास है।
अब वो आपके लिए उपलब्ध है। आप चाहे तो हम इसे आपके बैंक खाते में जमा करवा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो निवेश से संबंधित सलाह भी ले सकती है। ये एक अच्छी खासी रकम है। 20,000 पाउंड, मिस मार्पल बोली। हाँ, मेरी समझ से तो ये बड़ी रकम है, एकदम असाधारण। अगर आप चाहे तो हम आपको ब्रोकर से मिलवा सकते हैं। वो आपको निवेश के अच्छे सुझाव दे सकते हैं। ओ नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी निवेश नहीं करना। लेकिन क्या ये ठीक नहीं होगा कि मेरी उम्र में बचत करने का कोई मतलब नहीं, मिस मार्पल ने कहा। मेरा मतलब है, इस पैसे का मकसद, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर राइफियल भी यही चाहते थे कि मैं उन चीजों का मजा ले सकूं जिनके लिए मुझे कभी पैसा नहीं था। ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ, मिस्टर ब्रॉडरिप ने कहा। तो फिर आपका निर्देश यही होगा कि हम ये रकम आपके बैंक में जमा कर दें। मिडलटन बैंक, 132 हाई स्ट्रीट, सेंट मैरी मीड, मिस मार्पल ने कहा। आपका एक डिपॉजिट अकाउंट होगा, हम उसमें जमा करवा दें? बिल्कुल नहीं, मिस मार्पल ने तुरंत कहा। इसे मेरे करंट अकाउंट में डालिए। आपको नहीं लगता कि? मुझे लगता है, मिस मार्पल ने दृढ़ता से कहा। मैं चाहती हूँ कि ये रकम मेरे करंट अकाउंट में जाए। वो उठी और उनसे हाथ मिलाया। आप अपने बैंक मैनेजर से सलाह ले सकती हैं, मिस मार्पल। क्या पता कब किस दिन की जरूरत पड़ जाए। बुरे दिन के लिए मुझे बस अपनी छतरी चाहिए होगी, मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने दोनों से फिर से हाथ मिलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर ब्रॉडरिप, और आपका भी मिस्टर शुस्टर। आपने मुझे सारी जरूरी जानकारी दी। इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपकी। आप वाकई चाहते हैं कि ये रकम आपके करंट अकाउंट में जाए? हाँ, मिस मार्पल ने कहा। मैं इसे खर्च करने वाली हूँ, खुद के लिए। मैं इससे थोड़ी और सैर करना चाहती हूँ। दरवाजे से बाहर जाते हुए उन्होंने मुड़कर देखा और हंस दी। उस पल के लिए मिस्टर शुस्टर, जो मिस्टर ब्रॉडरिप से ज्यादा कल्पनाशील व्यक्ति थे, को अचानक एक धुंधली सी याद आई। एक जवान और सुंदर लड़की जो किसी गार्डन पार्टी में पादरी से हाथ मिला रही थी। अगले ही पल उन्हें समझ में आया कि ये उनकी अपनी जवानी की कोई याद थी। लेकिन मिस मार्पल ने उस एक क्षण के लिए उन्हें उस लड़की की याद दिला दी, जवान, खुश और जिंदगी का आनंद लेने वाली। मिस्टर राइफियल चाहते थे कि मैं इसे अपने खुद के लिए खर्च करूं, मिस मार्पल ने कहा, और वो दरवाजे से बाहर चली गई। नेमेसिस, मिस्टर ब्रॉडरिप ने कहा। राइफियल उन्हें यही कहते थे, नेमेसिस। कभी किसी को नेमेसिस जैसा कम देखा है? मिस्टर शुस्टर ने सिर हिलाया। ये भी राइफियल का कोई मजाक ही होगा, मिस्टर ब्रॉडरिप बोले। कहानी समाप्त।